क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस सेशन से? नहीं देखियो, ये सेशन जो अपन Q&A के लिए रखा है, जो लोगों ने अभी लास्ट मेरा वीडियोस देखे हैं, लास्ट के 3 वीडियो, उन वीडियोस के ऊपर में अगर कोई क्वेश्चन है आपको, या संगम की जो भी अभी आज तक स्ट्रेटजी डिस्कस की है हमने, उस पर कहीं कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो द फ्लोर इज ओपन, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो एक एक करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तरुण जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं सचिन बात कर रहा हूँ, मैं पुणे से हूँ जी। जब भी हम किसी भी टाइम फ्रेम पे, जैसे आपका जो आपने जो स्कैनर बनाया है संगम फाइंड आउट करने का अलग अलग टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे अगर मैं 2 आवर टाइम फ्रेम मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है और मैं वहां पे अगर आइडेंटिफाई करता हूं, तो वहां पे जो स्टॉप लॉस में मुझे रखना चाहिए, जो अभी मैं रख रहा हूं, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वो सही रख रहा हूं क्या। तो जो लास्ट स्विंग लो है मैं उसको कंसीडर करके मेरा स्टॉप लॉस रख रहा हूं, क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। इनिशियल स्टेज में आपको 200 की EMA के नीचे जो भी स्विंग लो लास्ट लगा हुआ है वो स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद में जब ट्रेड आपकी साइड में चलने लगेगा तो फिर आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके 1 आवर पे ले आना है, 1 आवर के 200 पे। ओके, एक बार वापस रिपीट करेंगे, मैं लास्ट सेंटेंस समझ में नहीं पाया। अभी जैसे इनिशियल स्टेज में आपने कोई ट्रेड देखा 2 आवर पे, आपको लगा कि ये मेरे को लेना चाहिए, आपने उसमें एंट्री डाल दी, तो इनिशियल स्टेज में तो आपका स्टॉप लॉस वही सेम टाइम फ्रेम 2 आवर के 200 EMA रहेगा। उस 200 EMA के नीचे जो भी लास्ट स्विंग लॉस लगा होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और जब ट्रेड आपके फेवर में चलने लगेगा, जैसे मान लो आप 10% 15% प्रॉफिट उसमें से आ चुका है, फिर आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है उसके लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। फिर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 200 EMA तक आपको उसको कैरी करना है। ठीक है, समझ गया, थैंक यू। ओके। हाय तरुण सर, विवेक हियर जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ टाइम फ्रेम्स पे, सो मुझे स्टॉक्स मिले हैं अराउंड 5 या 6, राइट। सो मेरा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं कौन से स्टॉक पे आगे और नैरो डाउन करूँ, मतलब उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि विच स्टॉक आई शुड गो विद इट कंफर्मेशन के लिए। तो उसके लिए जो वीडियो में मैंने बता रखा है, एक तो ओपन क्लोज टेक्निक वाला मेथड है, वो देख सकते हो आप। हाँ, मतलब ओपन क्लोज देख लिया मैंने, मंथली वीकली पे डेली पे भी। संगम बन रहा है 2 आवर्स, वैसे मुझे 5-6 स्टॉक मिल गए जो RS पॉजिटिव है। सो उसमें से और मैं कैसे निर्णय करूँ कि भाई मुझे ये 3 में ही लगाना है, ये बाकी 3 पे नहीं लगाना है। सो वहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है। उसमें आप सेक्टर देख सकते हो ना, अगर आपको कोई, जैसे मैंने कल जो लास्ट वीडियो बनाया उसमें दिखाया था कि एक स्टॉक मेटल सेक्टर का आ रहा है, एक मेरे पास PSU बैंक्स आ रहे हैं और एक मीडिया सेक्टर आ रहा है, तो आप सेक्टर का जाके आउटलुक देख सकते हो, सेक्टर के चार्ट देख सकते हो। वहाँ पर जाकर सेक्टर के चार्ट में आप ओपन क्लोज टेक्निक देख सकते हो, कौन सा सेक्टर ज़्यादा आपको ठीक लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सेक्टर वाइज नैरो डाउन करूँगा। हाँ, बिल्कुल। श्योर, थैंक यू। तो जो कॉर्ट एनालिसिस में जो वीकली कैंडल है वो ऊपर, मतलब अप एंड डाउन है, कैसे समझेगा? लाइक वो ऊपर अप होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए? वो एक्चुअली जो राइट स्टॉक राइट प्लेस वाला वीडियो है वो आप देखना एक बार दोबारा, उसमें मैंने क्लियरली बता रखा है कि उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। वो उस वीडियो में डिटेल में बता रखा है, तो आप देख सकते हो उसको। तरुण जी, मैं साइबर बोल रहा हूँ कलकत्ता से। जी सर। तो आपका जो 17 और 20 वाला जो मंथली चार्ट में जो स्ट्रेटजी था, तो उसके आधार पे हम लोग एक्चुअली जो करने जा रहे हैं, तो उसमें भी क्या है कि वो ओपन क्लोज का भी देखना है या फिर ये उसमें एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है देखने की, क्योंकि उसमें ना एक्चुअली उसमें आपको वैसे ही स्टॉक मिलेंगे। जैसे मैंने अभी वीडियो बनाया, जो आज एक वीडियो बनाया, वो देखा अभी आपने? देखा अभी आपने जो आज एक वीडियो बनाया उसके ऊपर? वो देख नहीं पाया, अभी देखेंगे हम। हाँ, तो वो एक बार ना आप वो वाला वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वो स्ट्रेटजी किस पर्पस के लिए मैंने बताई है। अच्छा, और उसके अंदर मैंने जैसे बोला था, आप जैसे लाख्स में बोले थे, तो हम उसी हिसाब से क्या है कि जैसे और 2-4 तो स्टॉक के बारे में आपको पूछा था,
तो उसका जवाब में आप बोले थे कि हम बाद में उसको कंफर्म कर देंगे कि वो सही है या नहीं है, जैसे KSL, GNA, आशापुरा मेन कैन, तो वो भी उसी पर्पस पे फिट हो रहा है कि नहीं, वो हमको थोड़ा सा कंफर्म करना था आपसे। हाँ, एक बार बताना, आप स्टॉक बताना, आशापुरा माइंस। हाँ, आशापुरा मेन कैन। मैं देख लेता हूँ। तरुण जी, आपने रिकॉर्डिंग ऑन किया है? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। ओके ओके। आशापुरा माइंड ठीक है स्टॉक, आप इसको नज़र में रख सकते हो बिल्कुल। और GNA GNA एक्सेल। GNA एक्सेल। हाँ, अभी ये देखो आप, ये वही स्टॉक है जैसे मैंने अभी वो मंथली उसका बताया ना 1720 वाला, तो ये जस्ट 20 पे आके सपोर्ट लिया है, और आप देखोगे जिस लेवल से ये ब्रेकआउट करके गया था उसी लेवल पे वापस रिटेस्ट करने आया है। हाँ, तो इसको अपन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अभी आप इसमें देखो कि डेली चार्ट पे इसका संगम बनना अभी स्टार्ट हुआ है अक्टूबर से। तो अब तो इस केस में आप ये कह सकते हो कि इसकी जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो ऑलमोस्ट हम यहाँ फिनिश मान सकते हैं, बट अभी ये टाइम स्पेंड करेगा। यही सेम चीज़ अभी मैंने जो आज की एक वीडियो बनाया, वो वीडियो आप देखना, उसमें बता रखा है क्लियरली इस तरह के स्टॉक्स को या इस तरह की जो पोजीशन होगी उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, वो आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा उससे। ओके ओके। तरुण जी, आपका स्क्रीनशॉट करो ना। हाँ जी, आपका स्क्रीनशॉट करो ना। अच्छा, हाँ, वो बेटर होगा फिर। आ गया स्क्रीन मेरा। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है किसी का? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आपने कल जो सेल का चार्ट में दिखाया था और 20 का लो बना है उसने, तो एक बार निकलने का, वो कुछ समझ नहीं आया। सेल में 20 का लो मतलब मैं समझा नहीं। वो संगम वो 200 के नीचे है ना अभी। हाँ, तो आपने बोला था, मैंने पहले ईमानिया ग्रुप में डिस्कस किया था, ये 20 का लो बनाने के बाद निकलने का, इसमें वो कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी क्या होगा ना, जब आप इस सिस्टम पे काम करोगे ना, तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे दिखेंगे आपको जो 200 के नीचे चले जाएंगे। तो लेकिन हमने क्या बोल रखा है कि 200 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है अपनी पोजीशन पे। तो बहुत सारे स्टॉक नीचे चले जाएंगे और नीचे थोड़ा सा नीचे जाकर के वापस बाउंस देंगे वो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जब भी 20 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देगा नीचे की तरफ, उस समय जो लो लगेगा ना, वो वाला लो आपका फाइनल स्टॉप लॉस होगा। ये बोल रहा था मैं कल उस समय। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मार्केट करेक्शन के टाइम में ना कई बार वो नीचे चला जाता है लेकिन वापस एकदम ऊपर आ जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मतलब स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम मेरे को भी होती थी जब मैंने ये सिस्टम सीखा था, कि मैं वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस काट देता था, स्टॉक छोड़ देता था, लेकिन वो वापस ऊपर आ जाता था। तो फिर उसका फाइनल अपन ने एक चीज़ नोटिस करी कि जब 20 की एवरेज 200 को ब्रेक करती है, ऐसे नीचे क्रॉस करती है, उस समय जो आपका लो लग गया ना, वो लो आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उसके नीचे गया तो फिर आपको काटना है। उससे पहले आप वेट कर सकते हो, मतलब तब तक आप वेट कर सकते हो उसमें। तरुण जी, दो मूविंग एवरेज के बीच में कितना परसेंट नजदीक आया तो हम लोग उसको संगम मान सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है कितना परसेंट का, लेकिन वो देखने से मालूम पड़ जाता है ना। जैसे अभी ये वाला एरिया है, इसको हम संगम नहीं बोल सकते, बट ये वाला जो एरिया है ये प्रॉपर संगम है। जहाँ जितना नज़दीक रहेंगी ना चारों एवरेज, उतना अच्छा संगम माना जाएगा वो। और आइडियली 3 आएगा तो रेफरेंस अच्छा रहता है ना। अगर 3 आएगा तो इसका मतलब वो उस टाइम फ्रेम का संगम नहीं है, उससे लोअर टाइम फ्रेम का संगम है। अगर मानो कि कोई भी स्टॉक आपको ऐसा दिख गया ना कि 200 उसका दूर है लेकिन बाकी तीनों में संगम बन रहा है, तो इट मीन्स वो उस टाइम फ्रेम का संगम है ही नहीं। उससे लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे ना, वहां दिखेगा आपको चारों मूविंग एवरेज का संगम। ओह अच्छा, ओके।
तो नॉर्मली कैसे रहता है तरुण जी, पहले जो है शॉर्टर ईएमए मतलब जैसे कि 21 हो गई या 55 हो गई, वो पहले बाजू में आ जाता है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे और बाद में 200 आता रहेगा। हाँ ऐसे ही होता है ना, क्योंकि बड़ा एवरेज है तो वो लेट ही चलेगा ना। छोटा एवरेज पहले रिएक्ट करेगा, फिर उससे ऊपर का करेगा, फिर उससे ऊपर का करेगा, ऐसे ही रहता है। तो फिर अपन हमेशा जो है इट शुड बी ए मिक्स, करेक्ट? 55 और 150 तो होना चाहिए एक डिसेंट स्विंग मिलने के लिए। नहीं मैं समझा नहीं आपका क्या मतलब क्या। अगर मान लो मेरा 21 और 55 बाजू में आ रहा है, हाँ तो उसका जो स्पर्ट जो होगा शायद, आई मीन जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, मान लो शायद 5% का अपसाइड मिला, बट लेट्स से 21, 55 और 150 संगम बना रहा है, तो मे बी दैट 5% वुड हाँ हाँ बी बिल्कुल 20%। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है ना, जैसे अब इस केस में आप देखो, ये जो है 20 और 50 का संगम मान सकते हैं हम इसको, लेकिन 100 दूर है, और मतलब 21 और 55 का संगम इसमें मान लेंगे हम, लेकिन 100 और 200 दूर है। तो ये वाला जो संगम है ना, इतना वाला एरिया, मतलब कि आप ये देखो मई से लेकर के 10 मई से लेकर के और 30 जुलाई तक, ये भी एक संगम है, बट ये इस टाइम फ्रेम का नहीं है, ये नीचे के टाइम फ्रेम का है। तो जितना छोटा मतलब जितनी कम एवरेज का संगम होगा, वो उससे उतने छोटे टाइम फ्रेम का चारों मूविंग एवरेज का संगम माना जाएगा। मतलब अगर इस वाले एरिया को आप अगर 15 मिनट पे जाके देखोगे ना, 15 या 30 मिनट पे, तो ये आपको 15 या 30 मिनट पे चारों एवरेज का संगम दिखा रहा होगा। तो जितना लोअर टाइम फ्रेम का संगम होगा उतना छोटा टारगेट होगा, जितना बड़े टाइम फ्रेम का संगम होगा उतना बड़ा टारगेट होगा। तो वो तो है ही। ठीक, थैंक यू। तरुण जी, हाँ जी, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन सवाल है। जैसे आप बोले कि लोअर टाइम फ्रेम है तो ऑब्वियसली उसका टारगेट उस हिसाब से होगा। तो जब हम टारगेट की बात करते हैं, तो जैसे हम स्टॉप लॉस के लिए स्विंग लो पकड़ रहे हैं, वैसे ही टारगेट के लिए जो अर्लीएस्ट स्विंग हाई होगा वो टारगेट पकड़ के चलेंगे, या कोई और मेथड होगा? उसका देखो, आप मैं जनरली एक रफली एक आइडिया दे देता हूँ, इसको आप रूल मत मानना, ये रूल नहीं है, बट जितना मैंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपको आवरली का जैसे संगम एरिया है और वहां से आप स्टॉक पकड़ते हो, तो जनरली 10 से 15% का टारगेट मिल जाता है उसमें मिनिमम। अच्छा, मतलब ये मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक। और ऐसे ही फिर अगर आप ऊपर आओगे 4 आवर पे आओगे, तो वहां आपको 30-35% का टारगेट मिल जाता है मिनिमम। ठीक है, समझ गया। ये एक रफली आइडिया है। हाँ यस। तरुण जी। हाँ जी। हेलो तरुण जी। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई स्टॉक बहुत दिन संगम होके क्या मंथली पे, वीकली पे और सभी टाइम में संगम बन के वैसा ही पड़ा हुआ रहता है, तो उस टाइम में क्या करना है? उसमें से निकल के आ जाना है। जैसा कि सपोज अभी रिलायंस देखिए, रिलायंस 2020 में 1900 के पास आके 1960 पे आके उधर ही खेल रहा था। एक 1 ईयर तक वो उधर उसी जोन में था। तो वैसा स्टॉक्स को हम कैसा हैंडल कर सकते हैं? अगर हम सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, ठीक है, लेकिन मार्केट भागते रहता है, वो शेयर्स ऐसा ही रहता है, लेकिन वो अच्छा शेयर्स है, तो वैसा शेयर्स को हम कैसा निकल के आ सकते हैं बाहर? देखो उसमें क्या रहता है, जैसा मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें ये दिखाया कि अगर सभी टाइम फ्रेम एक्सपेंड हो चुके हैं नीचे, तो फिर उस स्टॉक का एक टॉप लग जाएगा वहाँ पर। तो अब जब ये रिलायंस, जैसे ये रिलायंस चल रहा था ना, ये मूव दे रहा है आपको नीचे से, इसमें काफ़ी बड़ा मूव आपको मिल गया, लेकिन जब वो एक बार 200 पे टच कर गया ना, अगर डेली टाइम फ्रेम के 200 पे स्टॉक आ गया, तो आप ये मान के चलो कि अगले 5-6 महीने उसको कहीं नहीं जाना है। तो अगर आप चाहो तो उसमें से पोजीशन निकाल करके और उसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स को फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखोगे, फिर आप उसको देखोगे वीकली या मंथली पे। तो अगर कोई स्टॉक वीकली से निकला है, और वो जैसे अब रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस यहाँ मंथली टाइम फ्रेम से निकला था। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला टाइम था रिलायंस का, ये मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ये 9 साल तक रिलायंस ने यहाँ कुछ भी नहीं किया, ये 9 साल तक इसने कुछ नहीं किया। फिर जब यहाँ से निकला, तो उसके बाद ये लगभग 3 गुना हो चुका है। अब इस वाले स्टॉक को अपने को डेली के टाइम फ्रेम पे जा करके चेक करना है। अब जब ये डेली के टाइम फ्रेम पे आएगा ना, वहाँ पर आपको इसमें पोजीशन ऐड करनी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और एक मेरा ये एवरेजेस के ऊपर ने एक दूसरा क्वेश्चन है सर।
आपका 1 साल पहले 1 आवर RS के ऊपर एक वीडियो बनाए थे आप। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी। और 1 आवर RS के ऊपर एक वीडियो बनाए थे, जो 1 आवर RS पे आके अगर 200 EMA के पास कोई आपको स्टॉक मिलता है तो, और वीक डेली टाइम फ्रेम में भी RS ऊपर है, और 1 आवर टाइम फ्रेम में जब निकल के ऊपर आया और 200 के पास अगर आपको मिलेगा तो वो एंट्री लेवल है। हाँ। और उसमें आपको बहुत ऊपर का लेवल मिलेगा। तो मेरे को ऐसा गुजरात फ्लोर के मिला था, ये मिला था मेरे को 2020 दिसंबर में। उसमें मैं बहुत ट्रेड किया और मुझे अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन उसमें मेरे क्या वो जो मैं सिस्टम फॉलो कर, उसके बाद आपका और एक वीडियो आया कि मार्केट में, क्योंकि लोग 10 तरीके का सिस्टम फॉलो करते हैं, उसमें 10 तरीके का सीखते, एक भी परफेक्ट नहीं रहता, लेकिन एक सिस्टम फॉलो करो। तो मेरे को ये RS 1 आवर का बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत इजी लगा और इजी टू अंडरस्टैंड हुआ। लेकिन उसमें मेरे को एक ही माइनस पॉइंट लग रहा है कि वो बहुत जल्दी, अगर स्टॉक ऊपर का मूव लेने का पोटेंशियल रखने के बावजूद भी बहुत जल्दी नीचे का सिग्नल ले देता है। तो उसमें और कुछ इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं सर? उसमें इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हो आप कि अगर आपने आवरली पे ट्रेड लिया और RS पॉजिटिव होने पे लिया, तो कई बार होता क्या है कि जब RS पॉजिटिव होता है ना स्टॉक, जैसे आवरली पे वो स्टॉक निकला, लेकिन वो RS पॉजिटिव होने से मतलब स्टॉक ऊपर चला जाता है, काफ़ी एक्सपेंशन हो जाता है उसका, उसके बाद RS पॉजिटिव होता है। तो अगर ऐसा सिग्नल मिले तो उसको नहीं लेना आपको लेना कब है, जब वो इस एरिया में मिले और तभी RS पॉजिटिव हो रहा हो, उस वाले स्टॉक को लेना। लेकिन अगर आप यहाँ जाने के बाद RS पॉजिटिव हो रहा है तो उसको मत लेना, फिर वो उल्टा वापस आएगा। फिर जब वो वापस आकर के 20 EMA के पास में आएगा, वहाँ पर आप चेक करना, अगर वहाँ पर भी स्टिल RS पॉजिटिव है उसका, तो वहाँ आप एक एंट्री दोबारा बना सकते हो उसमें। तो ये अपने को दोनों चीज़ें देखनी है साथ में, RS भी देखना है और कॉन्ट्रैक्शन भी देखना है। जहाँ ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे अपने को काम करना है। RS भी देखना है और कॉन्ट्रैक्ट ये भी देखना है, समूह भी देखना है। हाँ, और RS के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि वो एक्सपेंशन होने के बाद अगर पॉजिटिव होता है ना, तो वहाँ पर लोगों को ट्रैप करता है वो। ओके। तरुण जी, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँ मैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये RS जब देखने जाओगे तो RS का मैंने थोड़ा मेहनत किया था, RS में कैलकुलेशन अलग अलग लगा के। हाँ। जब ये 123 और 150 डेज का सब RS ले लेते हैं तो टाइम लगता है वो पॉजिटिव होने में, क्योंकि वो स्मूथिंग 150 दिन का बन जाता है। प्लस इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द निफ्टी परफॉर्मेंस, राइट? यस। तो वो कभी कभार क्या होता है, RS पॉजिटिव होने तक स्टॉक तो एकदम भाग गया, तो अपन वो मूव पूरा मिस कर दिया, फिर अपने को डर भी लगेगा कि घुसूं कि नहीं घुसूं। ये तो होता तो है। ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 55 का RS देख लेता हूँ और 21 का RS देख लेता हूँ। तो मैं निफ्टी का परफॉर्मेंस देखता हूँ मैं। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले 2 महीने में निफ्टी बेकार था, तो तभी स्टॉक बढ़िया किया, तो यू नो वो मेजरमेंट चेंज होना चाहिए। वी शुड नॉट बी जस्ट टेकिंग 123 डेज से 150 डेज से। तो मैं निफ्टी का इसके हिसाब से मतलब बेसिकली RS चेंज हो जाता है। और ऊपर से ये वॉलेटिलिटी अगर एकदम बैठ गया नीचे तो वो भागता ही है ऊपर, ये मैंने नोटिस किया। इनफैक्ट ये एक्चुअली पिछले एक हफ्ते में आई वुड हैव गॉन थ्रू एटलीस्ट 200 चार्ट्स देखा, बैक टेस्टिंग मैन्युअली किया था, जिधर भी वॉलेटिलिटी एकदम जीरो की ना की बराबर हो गई, वो सब जो मिनिमम 30-40% ये ऊपर का ये दिया है। हाँ, वो सारे स्टॉक कॉन्ट्रैक्शन में ही मिले होंगे उस समय। हाँ, और जरूरी नहीं है कि हर एक बार वो RS पॉजिटिव था। हाँ, बट बिल्कुल होता है। वॉलेटिलिटी एकदम कम हो गया, तो मेरे उसके लिए आपका ये फंडा बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत इजी टू प्रैक्टिस। तो मैं RS मिक्स करना थोड़ा बंद कर दिया उसमें। हाँ, नहीं ठीक है। देखो, RS का मैं इसलिए लोगों को बताया कि जिन लोगों, अब जैसे मेरे को इस सिस्टम पे काम करते काफ़ी समय हो गया, तो मुझे RS देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा इसमें। RS सिर्फ अपन ये देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, उसकी एक लिस्ट बनाने के लिए, दैट्स इट। उसके अलावा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब नया आदमी कोई है ना, तो उसको फिर मैं RS इसलिए रिकमेंड कर देता हूँ कि विप्सो से बच जाएगा फिर वो। अब जैसे ये पॉइंट मैंने इनको अभी बताया कि अगर वो एक्सपेंड हो चुका है फिर RS पॉजिटिव हो रहा है, तो आप उसको इग्नोर करो, फिर उसको नहीं लेना, फिर उसको वेट करना है एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे वापस कॉन्ट्रैक्शन बनने के लिए, फिर लेंगे उसको। तो ये चीज़ देख सकते हैं।
बाकी ऐसा अभी कुछ टाइम में जब आपको भी हो जाएगा ना इस सिस्टम पे काम करते हो आप सबको, तो आरएस की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। जी जी आगे जी। सर निखिल बोल रहा हूँ। हाँ जी सर एक बात बताओ सर, आरएस आपने आरएस का डेट लिखा था ग्रुप में 19 अक्टूबर 2021, उसके हिसाब से एज ऑन डेट ट्रेडिंग डेज के हिसाब से 75 डेज आ रहा था कैलकुलेशन के हिसाब से। तो वहाँ पे जो आज मैंने नियर एंड फार का लिंक लिया है अपने ग्रुप में, तो उसके अंदर मैं 75 डेज बैठाऊंगा क्या वहाँ पर? हाँ बिल्कुल वही डालना पड़ेगा आपको। अच्छा एक सर एक और है कि सपोज मेरा कॉन्ट्रैक्शन 4 आवर्स में आ रहा है, तो 4 आवर्स के चार्ट पे वो नियर एंड फार आरएस को पॉजिटिव होना पड़ेगा उस समय, कि डेली चार्ट पे मेरे को पॉजिटिव देखना पड़ेगा? डेली पे नहीं, देखो जो स्टॉक 4 आवर पे आ गया ना कॉन्ट्रैक्शन करने, वो डेली पे हार्डली ही आपको कोई ऐसा स्टॉक मिलेगा जो आरएस पॉजिटिव बचेगा, नहीं तो वो आरएस नेगेटिव हो चुका होता है उसका, क्योंकि 4 आवर पे कॉन्ट्रैक्शन आने का मतलब कम से कम 4 महीने तो गया वो स्टॉक। तो अगर कोई स्टॉक 4 महीने परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो फिर वो आरएस पॉजिटिव तो रहेगा ही नहीं ना। तो वहां पर आपको आरएस देखने की जरूरत नहीं है। आरएस आप छोटे टाइम सॉरी सर मेरा मिस्टेक, 4 महीने नहीं सर 4 आवर्स पे कॉन्ट्रैक्शन पे आ गया मैं बोल रहा हूं। हाँ वही कह रहा हूँ ना, 4 आवर्स पे आने का मतलब ही 4 महीने है। अगर कोई स्टॉक 4 आवर के 200 पे आ गया ना, तो इसका मतलब वो अगले 3-4 महीने के लिए तो परफॉर्म करने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो 4 आवर का संगम बनने में ही इतना समय लगता है। तो उस केस में फिर आरएस तो नेगेटिव हो ही जाएगा उसका। तो अपने को जब भी सर अगर कोई भी सपोज जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और अगर वो 200 के पास मेरे को प्राइस मिल रहा है, तो मेरे को उसी टाइम फ्रेम पे आरएस को पॉजिटिव संग होना चाहिए, तब जाके मैं उस पर एंट्री लूंगा। हाँ बिल्कुल अगर आपको 4 आवर पे संगम पे स्टॉक उठाना है तो आप एक बार वेट करो 4 आवर पे, या एटलीस्ट उसके नीचे टाइम फ्रेम पे, यानी 3 आवर पे। 3 आवर पे जब वो आरएस पॉजिटिव हो जाए ना, तो वहाँ घुस जाओ आप। ओके। तो अभी आपने जो लिस्ट दिया है ना सर, 20 लिस्ट जो आपने दिया था, तो बहुत सब चार्ट पे मैं गया, तो मुझे तो सिर्फ एक चार्ट पे मेरे को सारे पैटर्न्स नजर आए, जो मतलब अपने अब तक जो मैंने 5 वीडियो में देखा है। बाकी कुछ ना कुछ मिसिंग मेरे को नजर आ रहा, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन से स्टॉक बेस्ट हो सकते हैं। अभी देखो जितना आपको लग रहा है जिस हिसाब से आप 2 स्टॉक सिलेक्ट करके डाल दो, फिर ये एक्सरसाइज की जब 15 डेज कंप्लीट हो जाएंगे ना अपने 21 फरवरी तक का जैसे इसमें डेट दिया है मैंने, उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि कौन से स्टॉक में टारगेट हिट हुए, कौन से में नहीं हुए, कितने लोगों के टारगेट हिट हुए। फिर ये एक्सरसाइज जो भी दी है, ये सारे स्टॉक डिस्कस भी करेंगे बैठ करके, ऐसे ही कोई सेशन करेंगे, सब डिस्कस करेंगे, उससे सबको क्लियर हो जाएगा कि आगे चल के अपने को कैसे काम करना है। तो इस तरह की एक्सरसाइज अगर अपन 6 महीने करेंगे ना, तो आपका एकदम बढ़िया से इस पे कन्विक्शन आ जाएगा इस सिस्टम पे। ओके थैंक यू। ओके हेलो हाँ जी नमस्ते सर जी। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। 200 ईएमआई पे कोई भी टाइम फ्रेम पे अपन ने कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से एंट्री किया। हेलो हाँ जी सुन रहा हूँ। तो हाँ, तो एग्जिट कैसा करना है सर? एग्जिट का थोड़ा कंफ्यूजन है। एग्जिट का आप कौन से पॉइंट पे करना है? पहले वाले टाइम फ्रेम पे करना है कि वही टाइम फ्रेम पे करना है? एग्जिट के लिए मैंने बताया ना, उसके लोअर टाइम फ्रेम के 200 ईएमआई पे एग्जिट कर सकते हो। जिस टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री ली है उसके नीचे के टाइम फ्रेम का अगर 200 ईएमआई ब्रेक होता है तो आप एग्जिट कर सकते हो वहां से। थैंक यू ओके सर मेरा और एक क्वेश्चन है। अगर मेरा पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है, वो अगर मंथली में बुलिश है, मंथली में मतलब लास्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है उसका नीचे रेड कैंडल आया नहीं, अभी भी बुलिश है, लेकिन वीकली कैंडल में सपोज वो बेरिश है, तो मैं ऐसा स्टॉक में क्या कर सकता हूँ सर? उसमें क्या आधा पोजीशन स्पेयर ऑफ करके जब वीकली फिर बुलिश होने के बाद फिर आधा पोजीशन ले सकता हूँ, या 200 ईएमआई डेली 200 ईएमआई तक 200 ईएमआई पास तक आने के बाद मैं इसके स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ? आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक बताओ, वो स्टॉक पकड़ के अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि कॉस्मो फिल्म्स है सर। हाँ कॉस्मो फिल्म्स का मैंने चार्ट देखा था, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी क्या है ना कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो ऑब्वियसली मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही लिया होगा, तो उसको हम वीकली पे सीओटी मेथड के थ्रू बार बार एंट्री एग्जिट थोड़ी कर सकते हैं, उसमें वो नहीं कर सकते अपन। ये वाला जो मेथड है ना, ये अभी आप एंट्री के लिए यूज़ करो खाली,
कि जब आपको किसी संगम का स्टॉक उठाना है ना तो फिर उसको देखो। लेकिन अभी कॉस्मो फिल्म आपने कब लिया है, एक बार बताओगे? मैं कॉस्मो फिल्म बहुत पहले लिया था, जब 1050 का रेंज में लिया था मैं, जब RS तब एक 1 ईयर के ऊपर हो रहा है सर। अच्छा, मतलब ये आपने लास्ट ईयर जून जुलाई के आसपास लिया होगा? हाँ लगभग सर, लगभग यस। हाँ तो ये ठीक है ना, अभी 4 आवर का कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है ये। तो अभी क्या कर रहा है ना, देखो आप ये 4 आवर का कॉन्ट्रैक्शन बना करके ये वहाँ से ब्रेकआउट करके बाहर निकला। मैंने उसमें डाला भी था, शायद आपको रिप्लाई किया था उसमें ग्रुप में। तो ये 4 आवर का कॉन्ट्रैक्शन बना के निकल गया ऊपर। अब अगर ये इस कॉन्ट्रैक्शन वाले एरिया के अंदर वापस आ जाता है ना, तो फिर इसके चांसेस ये रहेंगे कि ये उसके चांसेस फिर ये रहेंगे कि ये 4 आवर के 200 तक वापस आएगा लौट के। और फिर यहाँ पर आपने ये जो देख रहे हो सितंबर से लेकर के और अभी तक ये एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन जोन में था, इस बना के इसको बाहर निकल गया है। तो जनरली इसको वापस अंदर आना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अब ये इतना टाइम यहाँ लगाने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद वापस अंदर अगर आता है ना ये, तो फिर मेरे हिसाब से स्टॉक का पैटर्न खराब हो जाएगा। फिर ये हो सकता है कि डेली के टाइम फ्रेम पे भी आ जाए, बिकॉज इतना टाइम इसने करेक्शन कर लिया, प्राइस वाइज भी हो गया, टाइम वाइज भी हो गया, फिर वापस अंदर क्यों आ रहा है ये? इसका मतलब इस इंटरनली स्ट्रक्चर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर एक बार को आप निकल जाओ इसमें से। मेरे हिसाब से तो अगर मैं आपकी जगह होता तो निकल जाता, मैं वेट नहीं करता फिर इसको। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके तरुण जी। हाँ जी नमस्कार सर। सर आप जो फर्स्ट ट्रांस लेते हैं, आप कुछ एक अंदाजा देंगे कि आप भी 10% के आसपास ट्रांस यूज करते हैं क्या? हाँ, जिसको मैं शगुन एंट्री बोलता हूँ वो इतना ही होता है, 10%। सर इस पूरे सिस्टम में ना सर मेरा सिर्फ एक यही रेजर्वेशन रहा है, वो स्पेशली इसलिए रहा कि मैं थोड़ा सा पोजिशनल टाइप हूँ, थोड़ा सा लंबे स्विंग प्रेफर करता हूँ। सो मान लीजिए सर कि जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है सर, और मैं अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक रखूंगा एट ए टाइम, और एक बार रीबैलेंसिंग को अज्यूम नहीं कर रहा मैं मान लूँ कि कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट स्टॉक 10 रुपए आया, और अब उसमें भी अगर शगुन एंट्री मैंने उसका भी 10% ऑफ 10 लिया विच इक्वल्स टू 1, तो 1 रुपये लगाया, तो वो जो एडवांटेज मिला मुझे एक कैंडल का, सो वो मेरा खास कैपिटल बेस पे कुछ उसका कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं सर। तो मैं उसको अपने जैसे मैं मानता हूँ आप तो जैसे शॉर्ट स्विंग्स लेते हैं, तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है, मैं अपने लिए कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करूँ? तो आप 30-30-40 कर सकते हो ना? वो ठीक है सर, पर जैसे वो इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिक में हुआ था, जैसे आप कह रहे थे, पर्सनली आपके साथ काफी महीनों तक रहा, फिर वो भी रहता है कि क्योंकि सर ब्रेकआउट का एक एटलीस्ट ये चलो ठीक है हम थोड़ा सा बढ़ चुका है, बट एक फायदा हो जाता है ना कि शायद अब यहाँ से मोमेंटम गेन कर गया, अब वो 30-40% मैंने उसमें लगा दिया तो फिर सर स्टक भी रह जाएगा, तो उसका भी गम है सर। लेट मी आंसर दिस तरुण जी। हाँ श्योर। देखिए भानु प्रताप जी, जो हमारा इक्विटी मार्केट है उसमें या तो आप प्राइस वाइज अर्ली एंटर कर सकते हो, या तो फिर आप टाइम वाइज अर्ली एंटर कर सकते हो। अगर आप प्राइस वाइज अर्ली एंटर करना चाहते हो, जो कि सेफ होता है नए लोगों के लिए, आप एक्सपीरियंस लो, बट जो नए लोग हैं उसके हिसाब से तरुण जी ने कहा था कि एक शगुन एंट्री हम वहाँ पे 10% की ले सकते हैं। उसके 2 एडवांटेज है। पहला तो ये कि आपको फोमो नहीं आता, उसके बाद फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपने वहाँ पे एक एंट्री ली है तो वो आपकी एंट्री अगर मार्केट वहीं से ऊपर निकल गया, स्टॉक ऊपर निकल गया, तो आप लेफ्ट आउट फील नहीं करते हो। नंबर 2, जब आप 10% एंट्री ले लेते हो तो वो स्टॉक आपकी नजर में रहता है, तो वो जब प्रॉपर ब्रेकआउट देगा तो यू वुड बी द फर्स्ट वन हु नो कि ये स्टॉक में मुझे और अपना क्वांटिटी बढ़ाना है। अब अगर आप शगुन पे एंट्री नहीं लेते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका टाइम सेव हो जाएगा उस बेस में, कि हो सकता है कि वो 200 EMA पे आने के बाद और 2-3 महीने वहाँ पे टाइम स्पेंड करें, वो 2-3 महीने आप अपना प्रिंसिपल कहीं और लगा के उसको कंपाउंड कर सकते हो, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन जो प्राइस एप्रिसिएशन इनिशियल वो आपका मिस हो जाएगा। तो आपको कॉन्शियस डिसीजन ये बनाना होगा कि या तो मैं टाइम वाइज कैप्चर कर लूँ, या तो मैं प्राइस वाइज कैप्चर कर लूँ। तो जो नए लोग होते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आता कि एंटर कहाँ करना है, तो एक छोटी एंट्री 200 EMA पे ले सकते हैं। जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है और उन्हें अपनी एंट्री फाइन ट्यून करना आता है, वो चाहे तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे ले सकते हैं।
राइट सर, यानी बेसिकली 10% वाला जो फंडा है वो एक तरीके से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड वाला आ गया ना कॉम्बिनेशन। हाँ जी, जो फ्रेशर्स के लिए सेफ भी होता है और फोमो का भी फील नहीं आता है, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कह सकते हैं, प्लस मेजॉरिटी ऑफ योर प्रिंसिपल इज स्टिल विद यू। जी सर, समझ गया सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं पूछना चाहें? तरुण भाई, एक क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है वो बार बार लेट्स से नीचे आता है, 200 EMA को टच करता है, बट उसके बाद वहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन नहीं होती, सो EMAs आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, और वहां से टच करने के बाद वो वापस से फिर ऊपर निकलता है, फिर वापस 200 पे आता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर आता है, बट एज सच EMAs बहुत ज्यादा देर तक आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, तो उस केस में क्या करें? वो इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो उस टाइम फ्रेम का संगम बना ही नहीं रहा है, वो उसको आप उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना, वो किसी ऊपर के टाइम फ्रेम का संगम बना रहा होगा। ओके, तो जैसे एग्जांपल था ये इंडियन बैंक में देख रहा था फिलहाल, तो अगर आप एक बार पुल करेंगे तो देखो ये डेली में तो क्या हो रहा है कि ये बार बार 200 आके टच करता है, फिर ऊपर निकल जाता है, बट ये वीकली में थोड़ा टर्न अराउंड टाइप लग रहा है कि नहीं, ये तो डेली पे ही है ना, ये तो अभी एक मिनट देख लेते हैं। ये एक्चुअली इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है ना क्योंकि ये मंथली पे इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ना, इसको हम बेसिकली मंथली का ही संगम बोल सकते हैं, क्योंकि मंथली में आप देखो ये जहाँ पर अभी 2007-8 में था वहीं खड़ा है, वो कहीं ऊपर ना जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, मंथली में बिल्कुल साइडवेज पड़ा हुआ है ये, तो इसीलिए ये इस तरह का बिहेव कर रहा है वहाँ पर डेली पर ना, क्योंकि एक्चुअली इसका कायदे से देखें तो ये मंथली वाले जोन में ही काम कर रहा है, अपने उस जोन से निकला ही नहीं है अभी। तो वैसे स्टॉक्स यूजुअली क्या अवॉइड करने चाहिए? फिर अवॉइड कर सकते हो या फिर एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी कोई इसमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि डेली कॉन्ट्रैक्शन बनेगा तो फिर वो 50% टारगेट देगा, वैसा स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर अभी ना कुछ भी। एक्चुअली मतलब मंथली में एक अच्छा सा आपको अप ट्रेंड दिखे, फिर वो स्टॉक आपको लोअर टाइम फ्रेम के कॉन्ट्रैक्शन में मिले, ज़्यादा बेटर है कि उस पर काम करो, वो ज़्यादा बेटर है। ऑलराइट, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर हमारे दो टाइप के करेक्शंस होते हैं, लाइक एक पहले प्राइस वाइज किया, फिर उसके बाद वहीं पे उसने टाइम वाइज करेक्शन किया, फिर वहां से वो ऊपर या नीचे मूवमेंट लेता है। एक है वो सिर्फ टाइम वाइज ही करेक्शन कर रहा है और जितना उसका एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी टाइम है उससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके वहां से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहा है। एक तीसरा है कि लाइक उसने एकदम प्राइस करेक्शन किया, उसके बाद थोड़ा सा उसने वहीं पे टाइम वाइज किया और एक टॉप बना के फिर वापस नीचे आता है, जैसे एग्जांपल है TCS का। तो इसको क्या हम डबल टॉप कंसीडर करेंगे या इसको हम एक जो प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन का एक जो कॉम्बिनेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं वही एक्सपेक्ट करेंगे? जैसे इसमें इसने पहले 4 आवर्स के उस पर संगम बना के प्राइस वाइज करेक्शन किया, फिर उसने टाइम वाइज भी वहीं पे स्पेंड किया, फिर एक वहीं पे दूसरा टॉप बना के फिर नीचे आ गया। मतलब ये वाला एरिया की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, ये इसको डबल टॉप कंसीडर करेंगे या इसको एक ये भी एक हमारा जो एक तरह से मीन कंट्रैक्शन का ही एक पार्ट है? हाँ, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये अभी 4 आवर में ही कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, मतलब वहाँ से बाहर निकला ही नहीं है उस जोन से ना, उस जोन से बाहर ब्रेकआउट करके गया ही नहीं है। और हार्डली मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि इस तरह के जो ये बिहेव करते हैं ना स्टॉक, जैसे अब यहाँ से ये 1-2 कैंडल इसने ऊपर बना दी लेकिन वापस अंदर आ गया, तो इसका मतलब अब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इस टाइम फ्रेम से ऊपर जाना चाहता है, मतलब अपनी करेक्शन को एक्सटेंड करना चाहता है। तो अब आने वाले दिन में आप देखोगे कि पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे भी आ सकता है। अभी ये इस तरह का बिहेव तभी करते हैं स्टॉक, उनको अपनी करेक्शन को बढ़ाना होता है आगे। तो एक तरह से अवॉइड लिस्ट में रख सकते हैं, दूसरे ऑप्शन से एक्सप्लोर करें। हाँ, रख सकते हैं, एटलीस्ट जब तक ये ऊपर का हाई नहीं करता तब तक। ओके, क्योंकि इतना टाइम निकालने के बाद में एक बार आप बाहर ब्रेकआउट करके निकल गए ऊपर, तो फिर वापस अंदर आने का कोई सेंस नहीं है ना। तो वो आ रहा है, इसका मतलब कि वो ये बता रहा है कि वो अपनी करेक्शन को बढ़ाएगा, तो
पॉसिबिलिटी है अब ये डेली पे आ जाए। सर एक बार BASF का चार्ट देखेंगे सर? BSF BASF इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे क्या सर? डेली टाइम फ्रेम पे है ना ये, तो डेली टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है अभी ये, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ इसका काम अभी यहाँ पे। ओके और कोई क्वेश्चन नहीं है? सर अगर हम जैसे वीकली और डेली कंट्रैक्शंस पे काम कर रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल का अगर ट्रेड लेते हैं, तो अब जैसे हम देखते हैं कि वो छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी कंट्रैक्ट करना चाहिए और तभी एक शगुन एंट्री ले सकते हैं उसमें। तो अगर कोई वीकली और डेली कंट्रैक्शंस पे काम कर रहा है तो वो छोटे टाइम फ्रेम्स का कंट्रैक्शन किस टाइम फ्रेम्स तक देखना चाहिए, क्योंकि उसमें 5 मिनट 15 मिनट कंट्रैक्शन की तो जरूरत नहीं है। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आप 1 आवर एटलीस्ट 1 आवर, उसके ऊपर 1 आवर या उससे ऊपर, क्योंकि 1-1.5 साल का अगर ट्रेड हमने लिया है तो हम बार 15 मिनट पे तो एंट्री नहीं कर सकते ना उसमें। 1 आवर, वो 1 आवर ठीक रहेगा, 1 आवर या उससे ऊपर। ओके। क्योंकि अगर जो लोग बात नहीं कर रहे उनसे एक रिक्वेस्ट है अपने माइक म्यूट कर ले प्लीज। क्योंकि ऐसा है ना, कोई स्टॉक डेली से निकला है तो अगर वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया और वहीं से वापस ऊपर निकल गया, फिर अगली बार आया 15 मिनट पे, फिर वापस ऊपर निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक बार को 1 आवर पे तो आना ही है, तो फिर आपको वहाँ एंट्री करनी है। मतलब बार 15 मिनट पे एंट्री करोगे तो हो सकता है कि एक बार आपने एंट्री कर ली और वहाँ से फिर नीचे आ गया 30 मिनट पे, फिर आपको बोलोगे कि यार ये तो ट्रैप हो गया, मैं फिर आ जाएगा। तो जनरली इतना बड़ा लंबा ट्रेड अगर चाहिए 1-1.5 साल का, तो 1 आवर से नीचे के टाइम फ्रेम को इग्नोर करो फिर आप। ओके। तो मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। हाँ जी भाई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको चेतन भाई को, ये सवाल सब होने के बाद एक बार निफ्टी का व्यू दे दोगे आप अगले? कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। तरुण भाई, जो लोग जैसे जॉब में हैं, बहुत रेगुलरली नहीं देख पाते, तो एंट्री हमें लेनी है, बट ऐसा है कि मान लीजिए 3 से 6 महीने काइंड ऑफ छोटा मोटा पोजिशनल के हिसाब से एंट्री लेनी है, तो आप क्या रिकमेंड करोगे? मतलब कौन से टाइम फ्रेम का संगम पे काम करना चाहिए? 2 आवर से ऊपर। ओके। 2 आवर से ऊपर, 2 आवर या 2 आवर के ऊपर, उससे नीचे मत जाओ फिर। तो फिर 4 आवर और डेली पे संगम पे अगर कुछ स्टॉक अच्छे मिलते हैं वो तो परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल वो तो बढ़िया है। तो सर जैसे हमें किसी भी टाइम फ्रेम पे एक अच्छा कंट्रैक्शन मिल रहा है और सब सारे एवरेजेस उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो रखी हैं, बट हमारा निफ्टी का व्यू जो है नेगेटिव है, तो आप उस केस में क्या है कि ओवरऑल मार्केट डाउन जा सकती है, तो जो हमारा ऑलरेडी कंट्रैक्शन है वो नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे भी जा सकता है। तो आप एक अपने ट्रेड्स में एक निफ्टी के व्यू को कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं और एक स्टॉक में? वो हम देख सकते हैं, जैसे अब निफ्टी मान लो अभी 4 आवर पे है, आज की डेट में करंट जो सिचुएशन है निफ्टी 4 आवर पे है, तो मैं जनरली 1 आवर और 2 आवर कॉन्ट्रैक्शन वाले ट्रेड अवॉइड करूंगा। मैं ऐसे ही ट्रेड लूंगा जो 4 आवर या डेली पे मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है सर। हाँ ये मैं मिस कर रहा था। हाँ वो फिर आप उस तरह के ट्रेड अवॉइड कर सकते हो अभी, क्योंकि वो मैं किसी भी उसके कंट्रैक्शन पे ले लेता था तो फिर वो नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे चला जाता था निफ्टी की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली। हाँ वही उसमें एक चीज़ ना और भी देख सकते हैं हम, जैसे अब डेली टाइम फ्रेम से कोई स्टॉक निकला तो डेली का हम जैसे मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं 40-50% के लगभग। तो अब कोई स्टॉक डेली से निकलने के बाद अगर 2-3 बार 1 आवर का टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन बना चुका है ऑलरेडी पास्ट में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो अब यहाँ से 1 से 2 पे आएगा अपनी करेक्शन को लेकर के।
अगर कोई स्टॉक ऐसा दिखा जो अभी जस्ट निकला है डेली से और अभी हार्डली उसका रिटर्न मान लो लेट से 15-20% ही आया है और अब वो 1 आवर पे मिल रहा है आपको, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 1 आवर से ऊपर जाने की, वो नीचे नहीं काटेगा, मतलब कम है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे काटने की। तो ये चीज़ भी अपने को देखनी होती है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी कितना रनअप वो ले चुका है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को डिसाइड करना होता है। एक तरह से यूनिक करेक्शंस मेंटेन करता है कि एक 1 डे से अगर निकला है तो 1 आवर की भी हो जाए, 2 आवर की भी, 3 की भी, 4 हाँ की हाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करता है, क्योंकि डेली से निकला तो फिर उसको कभी ना कभी वापस डेली पे तो आना ही है ना, तो फिर वो उस बीच में सारे टाइम फ्रेम की करेक्शन करता हुआ आता है नीचे वापस। ठीक है सर, समझ गया। हेलो सर। हाँ जी नमस्ते सर, मैं अष्टेकर बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी सर नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन था, हम लोग जो आरएस में निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स रखते हैं, उसकी जगह निफ्टी 500 रख ले तो चलेगा? देखो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ बिकॉज आरएस पे इतना अच्छा कमांड मेरा नहीं है, तो अगर कोई और देना चाहे इसका आंसर तो दे सकता हूँ, मैं मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा। मैं ट्राई करूँ तरुण जी? हाँ श्योर श्योर। अच्छा देखिए, आरएस जो है एक्चुअली कंपैरेटिव स्टडी है, मतलब हम लोग देख रहे हैं निफ्टी के अगेंस्ट कैसे चल रहा है या फिर निफ्टी 500 के। तो अभी जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन सही होना चाहिए। अगर मान लो अगर आप निफ्टी 50 देखोगे, वो 50 बड़ा कंपनी का इंडेक्स है, बराबर, और निफ्टी 500 जो है विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 500 कंपनीज जिसमें छोटा बड़ा सब कुछ है। और ये 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस वर्सेस बाकी बचा हुआ 500 का देखोगे तो काफ़ी सारा जो है बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने अभी मान लो फॉर एग्जांपल HDFC है, जो पहला 5-6 स्टॉक जो है जो निफ्टी 500 निफ्टी 50 का 50% इंडेक्स हेवी वेट, उनका सब परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में तो 5-6-7-8% बढ़ा है। बट वही इस पे अगर आप निफ्टी 500 के काफ़ी सारे स्टॉक को देखो तो 100-200-300% बढ़ गया है। निफ्टी, इफ माय मेमोरी इज करेक्ट, निफ्टी 500 हैव ग्रोन ऑलमोस्ट लाइक 60%। तो अपना कंपैरिजन जो है, दिस इज माय टेक विच इज एक्चुअली इन लाइन विद सम ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम द वेस्ट, हेज फंड वाले का फंडे पे जाता हूँ मैं। We have to do the comparison in accordance to 2-3 things. नंबर 1, हम लोग जो कंपनी जो ले रहा है, जो स्टॉक जो है वो कौन सा लेवल का है, मतलब स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो जो है वो। तो अगर मान लो स्मॉल कैप कंपनी है तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर निफ्टी 500 के साथ कंपैरिजन एक होता है। दूसरा कंपैरिजन ये हो जाता है कि उसका खुद का सेक्टर इंडेक्स के साथ। तीसरा जो है वही सेक्टर में बाकी जितना भी कंपनीज है उसके हिसाब से। तो ये 3 कंपैरिजन में अपने को एक मोटा मोटी आइडिया आ जाता है कि वेदर वी आर डूइंग अ राइट कंपैरिजन और नॉट। ये ब्लाइंडली निफ्टी 50 के साथ करने में अपने को एक्चुअली वी आर नॉट गेटिंग अ परफेक्ट पिक्चर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि अगर आप एक एक कावासाकी का बड़ा सा बाइक लेके भगाने वाला बाइक है आपके पास जो 1000 सीसी इंजन का है, एंड इफ यू कंपेयर इट विद 100 सीसी मोटर बाइक, तो कंपैरिजन सही नहीं रहेगा ना। या फिर एक ट्रैक्टर के साथ, या ट्रैक्टर सेफ है, बहुत सारा टायर है, वो गिरेगा नहीं, बट तेजी तो कम है। निफ्टी 50 समथिंग लाइक दैट। अगर आप एक एकदम ग्रोथ कंपनी, स्मॉल या मीडियम साइज ग्रोथ कंपनी को कंपेयर करोगे, आपका कंपैरिजन सही नहीं है एक्चुअली वहां पे। आई होप आई वाज मेकिंग सेंस हियर। ओके सर, थैंक यू। Ashtekar साहब, सुशांत, जस्ट टू ऐड टू व्हाट ही सेड, अभी मैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ दे आर यूजुअली मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो मैं जो इंडेक्स यूज करता हूँ, दिस इंडेक्स कॉल्ड मिड स्मॉल 400। Yes. वो इट कंप्राइजेस ओनली ऑफ दो स्टॉक्स, राइट? तो वो मुझे थोड़ा सा एज देता है क्योंकि माय इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन लार्ज कैप्स एट ऑल। तो निफ्टी 50 की जगह पे मैं मिड कैप स्मॉल कैप 400 इंडेक्स यूज करता हूँ। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव, उस हिसाब से यू कैन मॉडिफाई। ओके सर, ओके।
भी। अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज, जो भी लोग बात कर रहे हैं। तरुण जी, ये जीएसपीएल का जो चार्ट है वो डेली चार्ट में ये संगम बना रहा है क्या? एक बार प्लीज अगर चेक करें तो। जीएसपीएल गुजरात स्टेट। हाँ जी बिल्कुल बना रहा है। तो इसका एंट्री जैसे कैसे ले फिर, अगर एंट्री कब ले, या इसके ऊपर कौन सा है? देखो एक एंट्री तो इसकी आपकी हो जानी चाहिए, अभी फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ हो जानी चाहिए इसमें, और सेकंड एंट्री अच्छा। आप ये जो स्विंग हाइस ब्रेक होंगे उसके बाद होनी चाहिए, और थर्ड एंट्री आपकी रिटेस्ट, अगर वो इस पॉइंट को वो रिटेस्ट करता है तो होनी चाहिए, नहीं तो 2 एंट्री तो बनती हैं यहाँ, मतलब एक एंट्री तो अभी यहाँ बनती है आपकी फर्स्ट एंट्री। ओके ओके। बस ये ध्यान और रखना, इसका स्टॉक, हाँ बोलिए। बस ये ध्यान रखना है अपने को कि पूरी एंट्री एक ही बार में नहीं लेनी है अपने को, अगर कोशिश करो 2 या 3 बार में लो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा फिर इसका 4 आवर में इसका स्टॉप लॉस होगा क्या 200 का? स्टॉप लॉस अभी ये जो स्विंग लो लगे हैं ना नीचे 285 286 वाली रेंज जो है, इस रेंज के नीचे वही स्टॉप लॉस। हाँ अभी फिलहाल के लिए वहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। ओके। तो अभी स्टॉक जैसे अब देखो आप देखो स्टॉक इस समय 320 के अराउंड है और आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 285, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी फर्स्ट एंट्री की पोजीशन भी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करनी होगी ना, कितना लॉस आप ले सकते हो यहाँ पर। हाँ जरूर। ठीक है ना। ओके ओके सर, थैंक यू। तरुण भाई गुड आफ्टरनून। हाँ जी गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन था जी। हाँ जी। प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे मैं टेक्निकल को साइड में ही फंडामेंटल को साइड में ही कर देता हूँ, यहाँ पे मैं देख भी नहीं रहा हूँ फंडामेंटल को, पर उसका सब्स्टिट्यूट मेरे लिए ये है कि मैं सिर्फ ए ग्रेड का स्टॉक देख रहा हूँ सर, बीएससी के। मैं ये मान के चल रहा हूँ सर कि अगर बीएससी ने इसको ए ग्रेड में रखा हुआ है तो फंडामेंटली ठीक है। तो सर जब ये स्टॉक मंथली से निकल रहे हैं और पहला एंट्री हो गया पर ऑल टाइम हाई उसने टच नहीं किया गेट का, तो यहाँ से वहां तक का जर्नी है, ऑब्वियसली आप भी कहते रहे हो कि वो बहुत सेफ जोन है, वहां तो हमको पैसा बनना ही बनना है और टॉप तो टच करने तक, पर टॉप टच करके अगर इन द सेंस वो रिवर्स करता है तो शुड आई बुक प्रॉफिट, और ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा हॉराइजन तो लॉन्ग टर्म है, मुझे इसका जो पोटेंशियल 8x है या 6x है वो मुझे लेना है, एंड बिकॉज इट इज ए ग्रेड स्टॉक और ये इतने बड़े टाइम फ्रेम के गेट से निकल रहा है तो इसका करेक्शन तो होना नहीं है, मतलब रिवर्सल तो होना नहीं है, मैं डिफॉल्ट मान के चल सकता हूँ क्या अगर कोई स्टोरी खराब ना हो गया हो इन द सेंस। तो ऐसे टाइम पे जब ये घूम के नीचे आता है तो क्या मैं एक्यूमुलेट कर सकते, इज इट नॉट दैट वी कैन एक्यूमुलेट? अब वापस तो जाएगा नहीं क्योंकि एक महीने का गेट बना के निकल रहा है, 8-10 साल का जो है उसने कॉन्ट्रैक्शन किया है। नहीं अगर वो देखो 8x और 8x या 10x वाली अगर स्टोरी अपने को प्ले करनी है ना, तो जो रिसेंट के हाई हैं वो तो ब्रेक होने ही चाहिए ना, फिर उसके तब वहीं से फिर अपन को कैलकुलेट करना है ना। अगर वो मंथली से संगम बना के निकल रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मंथली का ही संगम है और ये यहाँ से निकल रहा है, लेकिन इस हाई पे आके अगर वो रुक गया, उसके ऊपर नहीं जा रहा, तो फिर अपना वो 8x और 10x वाला थ्योरी तो अभी मतलब ट्रिगर ही नहीं हुआ ना वो। गॉट इट वन, मतलब लाओ पाला कंपेयर टू सन फार्मा अभी निकला ही है पर वहां तक पहुंचा नहीं है। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लाओ पाला निकल चुका है ऊपर। हाँ तो इसमें अब यही है ना कि इस वाले स्टॉक के अंदर में अब आपको ये जो रिसेंट के हाई हैं इसके ऊपर ये निकल गया है, तो वापस इसके अंदर नहीं आना चाहिए। अब ये इसके अंदर अगर ये वापस आएगा तो फिर स्टोरी खराब हो जाएगी ना इसकी, फिर अपन कैसे मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन करके निकला है तो फिर यहाँ इसको वेट नहीं करना चाहिए, फिर निकाल देना चाहिए ऊपर इसको, और एटलीस्ट अंदर तो वापस नहीं आना चाहिए इस जोन के। समझ रहा हूँ सर। तो जैसे जैसे स्टोरी बिल्डअप होगा वैसे वैसे हम इसमें ट्रांचेस ऐड करते जाएंगे। हाँ एक मिनट अरुण जी, इसी पे रहिएगा लाओ पाला पे, ये एक और इसमें पॉइंट है, आप इसमें देखिए सैम भाई कि इसमें जो टाइम प्राइस वाइज करेक्शन है वो इतना बड़ा नहीं है जी। तो जब प्राइस वाइज करेक्शन बड़ा नहीं होता है तो टाइम वाइज करेक्शन यूजुअली बढ़ जाता है।
तो उस केस में जैसा तरुण जी कह रहे थे, अगर ये वापस पलट गया तो हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि 8 साल का ही कॉन्ट्रैक्शन होगा या 10 साल का ही हो सकता है, हो सकता है 1 साल और ज्यादा दे दे, तो उस केस में आप फंस जाओगे। समझ रहा हूँ जी। तो इट्स एब्सोल्युटली स्टॉक स्पेसिफिक। ओके, जो उनको गेट योर पॉइंट सर। हाँ, अब जैसे आप सन फार्मा की अगर बात कर रहे हो तो सन फार्मा में तो अभी 8x और 10x वाली स्टोरी स्टार्ट ही नहीं हुई ना, वहाँ पर तो ट्रिगर ही नहीं हुआ, वो अपन ये हाई के ऊपर निकला ही नहीं है वो अभी। जी सर। सर इसी अंडरस्टैंडिंग पे एक बार रिलायंस का चार्ट खोलिए। सर इसने डेली टाइम फ्रेम पे ये 1 साल का कंट्रैक्शन किया लगभग 2300 के नीचे सितंबर से सितंबर तक, और फिर इसने इसको ब्रेकआउट किया 500 रुपये का, इसने उसके ऊपर मूव दिया और वापस ये डेली टाइम फ्रेम के करेक्शन पे आ गया है। तो अगर ये 2300 वाली लाइन तोड़ के वापस नीचे आ जाता है तो क्या ये चार्ट भी हमारे लिए एक तरह से खराब हो गया और लॉन्ग करेक्शन में चला गया? 100% खराब हो जाएगा, नहीं आना बट ये अभी अगर ये डेली पे वापस टच करके एक दोबारा संगम बना रहा है, ये अभी तक एक वैलिड चार्ट है, मतलब इन्वेस्टेबल। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तक तो वैलिड है ये। ओके ओके। तरुण जी, नॉर्मली आप ऐसे संगम का ब्रेकआउट पे वॉल्यूम का कुछ स्पेशल पॉइंट्स रखते हो? हाँ, अगर विद वॉल्यूम हो रहा है तो वो तो ज़्यादा अच्छा है ना। कई बार होता ही है कि अगर वॉल्यूम्स के साथ वो ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो वापस आ जाते हैं फिर वो। ओके, वॉल्यूम को तो बिल्कुल प्रेफरेंस देना ही है अपने को। बट तरुण जी, कभी कभी क्या होता है कि वो टीवी चैनल पे कोई खबर दिखा देता है और वो स्टॉक उस दिन भाग जाता है एक्चुअली। तो वो मतलब हम तो टीवी वॉच नहीं करते, फिर वो दूसरे दिन पता चलता है कि वो टीवी पे कॉल दे दिया था, इसलिए वो रिटेल लोगों के कारण भाग गए वो। फिर ऐसे कॉल में भी हम लोग फंस जाते हैं एक्चुअली। वो हिमाद्री वाला जो तो है वैसा काम करना ही क्यों है यार अपने को, मतलब अपने बट वो अपने को वॉल्यूम दिखता है ना सर चार्ट पे, मतलब नहीं, लेकिन आपको नहीं पता ना कि वो ट्रेडिंग वॉल्यूम है कि हाँ, तो किसी ने अपने को डिलीवरी वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन और प्लस वॉल्यूम दोनों चीजें देखनी है ना, खाली वॉल्यूम को देख के थोड़ी ट्रेड ले लेंगे अपन। करेक्ट। हेलो तरुण जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है बस। तरुण जी, मैं इलाहाबाद से दानिश हूँ। मेरा सवाल था तरुण जी, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे तो उसमें मुझे लगा कि 2 चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। पहले ये कि जो स्टॉक्स कॉर्ड पॉजिटिव हैं वीकली और मंथली, उनको हमें लोअर टाइम फ्रेम पे 200 ईमा पे कैच करना है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो स्टॉक्स संगम एरियाज में हैं उनको पकड़ना है। ये सही पकड़ रहा हूँ मैं कंक्लूजन? हाँ सही है बिल्कुल। तो इसमें जो संगम वाले एरियाज में उनकी एंट्री वैसे ही करनी है, वो जो लेटेस्ट स्विंग हाई है उसको ब्रेक करने के बाद। हाँ, अभी वही डिस्कस किया ना हमने कि फर्स्ट एंट्री आपकी 200 ईएमए पे हो जानी चाहिए, सेकंड एंट्री आपकी स्विंग हाइस ब्रेक करने के बाद होगी। नहीं तो ऐसा होता है ना तरुण जी की जैसे कि वो संगम जब बनाता है तो ऊपर नीचे करते रहता है, तो उस वक्त पे एंट्री कहाँ करेंगे? उसका एक आइडिया दिया ना अभी मैंने कि अगर वो डेली टाइम फ्रेम पे अगर वो आ गया स्टॉक कोई, तो फिर वो 5 से 6 महीने वहाँ पर लगाएगा मिनिमम। फिर आपको जल्दी नहीं करनी उसमें एंट्री करने की, मतलब ऐसा नहीं करना कि आप 2 महीने में ही उसमें एंट्री कर जाओ। उसके लिए आप पीछे के चार्ट देखो, आप ना चार्ट निकालो, पीछे जो स्टॉक्स में मूव आए हैं ना संगम बना के, उसको आप ऑब्जर्व करो कि किस टाइम फ्रेम पे किस स्टॉक ने कितना समय लगाया है। उससे आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा एक रफली कि अगर वो 1 आवर पे आ जाता है कोई स्टॉक तो 1 आवर पे कितना समय रुकता है वहाँ पर। वो 3 आवर पे अगर वो आ गया एक बार 3 आवर पे आ गया, जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब 200 ईएमए की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर वो 200 ईएमए पे आ गया 3 आवर टाइम फ्रेम में, वो कितना समय लगाएगा। ऐसे पीछे कुछ आप बैक टेस्ट करो, खुद से चार्ट निकालो, देखो, तो आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा कि हाँ यार इस टाइम फ्रेम पे ये आता है तो इतना समय लगाता है। तो मुझे अगर डेली टाइम फ्रेम के 200 पे कोई स्टॉक पहली बार आ गया तो तुरंत उसमें एंट्री बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। आपने को कम से कम 4 से 5 महीने तो रुकना ही है। 4 महीने 5 महीने होने के बाद आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो अपनी पोजीशन बनाना।
लेकिन जैसे कल आपने एक जो लक्स इंडस्ट्रीज का चार्ट शेयर किया था कि उसमें 10% का प्रॉफिट मिला, तो वो तो फर्स्ट टाइम ही उसने टच किया था। समझे नहीं, वो है डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको 10% के लिए थोड़ी प्ले करना है। अगर आपको 10% के लिए प्ले करना है, फिर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके प्ले करोगे ना, वहाँ के संगम देखोगे। मैं ये बात कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मेरे को 10% मिल भी गया तो उसमें कोई मतलब, मैंने को तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मैं ले रहा हूँ ना। अगर डेली टाइम फ्रेम तो कम से कम 6-8 महीने के लिए रखूँगा मैं उस स्टॉक को, तो 6-8 महीने में सिर्फ 10% थोड़ी खुश हो जाऊँगा मैं। ठीक 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 ठीक, थैंक यू। ओके। हेलो 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 तरुण सर, गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं दीपंकर बोल रहा हूँ कोलकाता से। जी जी। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि बस स्कैनर से जब स्टॉक निकलता है उसके बाद अगर आप सेक्टर एनालिसिस करने जा रहा हो तो वहाँ पर भी क्या मुझे संगम देखना है, और यहाँ पे सिर्फ कॉट देखने से ही चला जाएगा, मंथली और वीकली कॉट? कॉट देख लोगे वहाँ पर, कॉट देखना ठीक है वहाँ पर ना, क्योंकि सेक्टर्स में जरूरी नहीं है आपको कि संगम देखना हर बार जा करके, बिकॉज कोई सेक्टर ऑलरेडी रनिंग में है, अब उसके स्टॉक्स में संगम बन रहा है तो वो देखना है ना अपने को। ओके। तरुण जी जी, एक डाउट है, अभी कोड के रिगार्डिंग नहीं है, थोड़ा आपके पुराने स्कैनर के रिगार्डिंग है। हाँ हाँ बताओ। जो इन्वेस्टमेंट रिवर्सल वाला जो आपने बताया था स्कैनर, वो आपको याद आ रहा है? उस पे आप ना आपने बार बार वो एक चीज़ पे बड़ा फोकस करते थे आप, मैं वो बहुत बार वीडियोस देख चुका कि आप कहते थे कि नीचे जैसे ही प्राइस करेक्ट हुआ उसके बाद लंबा एक बड़ा एक हॉरिजॉन्टल बेस बनना चाहिए, फिर ब्रेकआउट होना चाहिए। वो बेस का कुछ क्या उसका रैशनल क्या है बेस बनने का? वो बेस वही तो है अपना संगम एरिया। अच्छा ठीक है, उसके पीछे मतलब आप वो एक्यूमुलेशन वाला वो नहीं आप डिनोट करते ना, मतलब वो सिर्फ बस उसका लेना देना संगम से ही है। हाँ हाँ, वो बेस बनाना मतलब संगम ही है वो। ओके। और सर जैसे आप एक ईएमए प्रैक्टिशनर हैं तो आप आपके जैसे टेम्पलेट में मेरे को दिखता है बोलिंजर बैंड्स का भी यूज़ करते हैं, तो आप उसको कैसे कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या तवज्जो देते हैं आप उसको? उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी अप ट्रेंड वाला स्टॉक होगा ना, वो बोलिंगर बैंड के लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर, मतलब बैंड के लोअर बैंड पे जाकर के हमेशा सपोर्ट लेगा। मैं उसको इसलिए यूज़ करता हूँ। और अगर वहीं पर मेरा 200 EMA भी आ रहा है तो मेरे डबल कंफर्मेशन हो गया ना कि इसका मतलब अब यहाँ से नीचे नहीं जाना है इसको। अच्छा ठीक है ओके सर। अप ट्रेंड का स्टॉक हमेशा बोलिंगर बैंड के लोअर बैंड पे सपोर्ट लेगा, और डाउन ट्रेंड का सपोर्ट बार बार रेजिस्टेंस लेगा बोलिंगर बैंड के अपर बैंड पे जाके। लास्ट रिपीट करना लाइन, डाउन ट्रेंड वाला? जो डाउन ट्रेंड में होगा स्टॉक वो हमेशा जब भी बाउंस लेगा उसका बाउंस बोलिंगर बैंड के अपर बैंड पे जाके खत्म हो जाएगा, यानी कि वो रेजिस्टेंस होगा उसके लिए। हाँ सर ये ईएमएस पे होता है सर, जैसे नीचे गिर रहा होता है ना, तो ऐसा कई बार देखा है कि पहले वो 20 को रेजिस्टेंस करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वो 50 पे जाएगा, रेजिस्टेंस करेगा, क्योंकि ईएमएस इन्वर्ट हो जाती है ना उस वक्त, नीचे को जा रहा है, फिर वो नीचे गिरता है, फिर वापस वो जाता है, फिर 100 पे रेजिस्टेंस खाता है, और इतने में वो धीरे धीरे बेस भी बन रहा होता है। आप चार्ट को अच्छे से स्टडी कर रहे हो, आपकी बातों से समझ में आ रहा है मुझे। वो सर वो तो वैसे तो मैं पढ़ता रहे तो मेरा थोड़ा टाइम कम मिलता है, जब आज 2-3 हफ्ते से बोर होता हूँ पढ़ाई में, तो मैं माथा मार ही रहा हूँ चार्ट पे। नहीं सही है चार्ट पे तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको, अब ये पॉइंट जो आपने बोला ना, ये एकदम सही बोला। तो ये इससे ही पता चल रहा है कि आप चार्ट देखते हो, टाइम लगाते हो उस पर। जी सर। यस, बढ़िया है। तरुण जी यहाँ पे और एक पॉइंट जोड़ दूं? हाँ बताइए। जब अगर हम लोग एक पोजीशन बनाए और स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू किया, काफी सारे ग्रोथ स्टॉक्स जो है 55 डे मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले लेते हैं, और तभी फिबोनाची डाल दिया तो वो जाके वो 50% या 61.8% पे रहेगा, और वो फॉल्ट रहता है वहां से, फिर दोबारा बाउंस होके ऊपर चले जाता है। हाँ बिल्कुल रहता है। फिबोनाची भी वहीं आ रहा होता है, सही कह रहे हो।
तरुण जी एक और सवाल था, अभी कोई और पूछ नहीं रहा है तो मैं सोचा मैं थोड़ा हाँ हाँ पूछ लूं। बताओ, बिल्कुल बताओ। काफी सवाल रहते हैं सर अब मेरे चार्ट में। आप चार्ट ज़्यादा देखते हो ना, सवाल भी आप ही के ज़्यादा होंगे ना। चार्ट जो हाँ देखेगा उसी के डाउट आएंगे। हाँ, स्वाभाविक है सर जी सर। सही है। सर आपका प्रोसेस बताएंगे वीकेंड वाला, क्योंकि सर मेरा प्रोसेस ना बहुत ही मिजरेबल प्रोसेस है और मैं कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मैं तो बड़ा मेरे जैसे मेरे वॉच लिस्ट में सर ऐसे भी 300-400 स्टॉक्स घूम रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा उसको कैसे हैंडल करूँ। तो आप, क्योंकि आप थोड़ा सा आप उसको, ठीक है आप क्योंकि आप काफ़ी एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप थोड़ा सा उसको थोड़ा डल डाउन करके बता सकते हैं कि मैं जैसे थोड़ा अगर लॉन्गर स्विंग्स प्ले करने वाला आदमी के लिए वीकेंड प्रोसेस कैसा रहना चाहिए। अगली वीडियो नहीं बनाने दोगे क्या? मेरी अगली वीडियो का टॉपिक यही है। अच्छा जी। तो वो वीडियो आएगी, उसमें देखना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सब। वीकेंड पे अपने को क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें उसमें सब डिस्कस करेंगे। भाई जॉब वालों के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है वो। हाँ हाँ वो वीडियो बनाऊंगा मैं सोच ही रहा था वो वीडियो बनाएंगे जल्दी। तरुण भाई, मेरा एक जस्ट क्वेश्चन है। अगर आप फिलाटेक्स का चार्ट लगाओगे तो बीच में फिलाटेक्स एक कंसोलिडेशन कर रहा था 110 और 115 के आसपास। उसके बाद उसने सडनली नीचे मूव दिया था 70, ये जो नीचे वाला मूव आया था ना, ये ठीक है, ये जब ये यहाँ पे 20% नीचे गिर के 20% ऊपर गया था। ओके, तो इस सिनेरियो में अगर कोई टेक्निकल बंदा इसको देखेगा तो वो तो देख के तो हिल जाएगा पहला कि भाई इतना नीचे गिर गया तो मैं बेच के निकल जाऊं, राइट। तो इस सिचुएशन में मतलब टेक्निकल बंदे को कैसा जज करना चाहिए इस तरीके के मूव को? यार देखो, अपन संगम के पास या संगम पे जब भी काम कर रहे हैं या जनरली और भी किसी भी मेथड पे काम कर रहे हैं तो अपन को एंड ऑफ द डे तो रिएक्ट करना ना, राइट। एंड ऑफ द डे रिएक्ट करेंगे ना अपन। तो अब उस समय कैसे क्या रिएक्ट करेंगे? अब ये मुझे नहीं पता कि ये कैंडल क्यों बनी थी, कोई न्यूज़ आया था या क्या हुआ था। मैं एक्चुअली ना इसमें मेरा पोजीशन था, ओके, और उस टाइम पे तो मैंने इसको हाई से बाइंग की थी, लेकिन मेरा कन्विक्शन बहुत जबरदस्त था कि ये नीचे जा नहीं सकता। बट जब मैंने इसका 15 मिनट का चार्ट लगाया था ना, जिस टाइम पे ये नीचे गिरा था उसी टाइम पे आप उसका खाली बाइंग वॉल्यूम देखोगे ना, इतना बाइंग वॉल्यूम था जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मुझे ऐसा लगा था कि परफेक्टली ट्रैप है, शायद ये बंदों को ट्रैप कर रहा, ओके। और उसके बाद में इसने देखिए सीधा ऑलमोस्ट वहां से एक 20-25% का मूव दिया, ओके। तो मतलब मेरा बोलेंगे कि इस तरीके में भी चलो वो तो डेली पे तो आके वो ऊपर बैठ गया, लेकिन अगर कोई बंदा डेली का वेट नहीं करे और सडनली उस वॉल्यूम को देख के हिल जाए, राइट, तो बेच के निकल जाएगा। तो उस सिचुएशन में लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए? अब यार ये इस तरह का माइंडसेट तो थोड़ा एक्सपीरियंस से ही बनता है ना। जो बिल्कुल फ्रेशर बंदा है वो अलग रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में। मैं भी 5 साल पहले इस सिचुएशन में अलग रिएक्ट करता था, अब अलग रिएक्ट करता हूँ। अच्छा, तो बस वही है कि अपने को देखना है एंड ऑफ द डे। या जैसे आपने बोला कि उस समय बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा था, तो ये सब चीज़ें फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस से और लर्निंग से ही आएंगी अपने को। राइट। स्टार्टिंग में तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है, मैं तो निकल जाता था। मैं तो इतना लंबा वेट ही नहीं करता, 2 कैंडल नीचे कटी मैं निकल जाता था फटाफट से। ओके, लेकिन अब ठीक है, अब धीरे धीरे पता लगता है क्या करना है। सर तरुण जी वो नहीं है क्या जो चेतन जी ने एक बार बताया था वो वॉल्यूम के साथ? हाँ, ये देखिए ये जो फॉल हुआ था ना तरुण भाई, ये जो फॉल हुआ था, ये फॉल के बाद में बाइंग देखो इसकी जो बाजू से आई है। और अगर इसी को 5 मिनट में भी या 15 मिनट में ले गए ना तो आपको दिखेगा कि एकदम पलटी करना चालू कर दिया फौरन। हाँ तो वो दिख ही रहा है, खेला किया है किसी ने। तो दिख ही रहा है। हाँ, हेलो तरुण सर। हाँ जी, मैं हिम्मत बात कर रहा हूँ सर। IRCTC में भी ऐसी कैंडल हुई थी जब न्यूज आया था कि गवर्नमेंट रेवेन्यू मॉडल ये कर रहा है करके 25% फॉल होके 25% ऊपर आ गया था। फिर वो गवर्नमेंट न्यूज लेने के करेक्ट करने के बाद एकदम से बाइंग आ गया। एंड ऑफ द डे वेट करना चाहिए यार फिर इस सिचुएशन में। तो मैं तो यही कह सकता हूँ। ट्रैप हो जाते नहीं है IRCTC में वो उसके पहले दूसरा काउंट हुआ था। वो जो 25% आप जो बता रहे थे ना 3700 से ब्रेकआउट देख के इट वेंट अप टू 5100 एंड देन इट केम बैक टू 4400। वो जो था उसका स्प्लिट होने का 10 दिन पहले का बात था। और वो पूरा जो था F&O में ये हुआ था, मतलब ऑपरेटर गेम जैसा था। और उसके बाद ये गवर्नमेंट वाले जो है स्प्लिट के बाद हाँ बहुत लोग ट्रैप हो गए सर।
हाँ नहीं, वो उसके ये जो एक्चुअली ट्रैप हो गया, जो मैं जो बता रहा हूँ 3700 से 6100 तक, एक्चुअली उसमें मैंने भी पैसा बनाया था। आई गॉट इन एट 3780 का ब्रेकआउट पे गुस्सा मैंने, और 59 पे मैंने निकाल दिया था। ओके। तरुण सर, आपके वीडियो से एक आंसर मिला जो मेटल स्टॉक से रिलेटेड, अभी सारे मेटल स्टॉक्स एक अच्छा फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे बना रहे हैं, बट उस पर मैं देख रहा था कि जो अपना CNX मेटल है उस पर वो अभी डेली को टच नहीं किया है। हाँ यस, नहीं किया है ना, तो उस केस में बट आपका ये पॉइंट था कि उसमें मंथली में काफ़ी ज़्यादा मीन एक्सपेंशन हो गया है अपने मेटल के इंडेक्स में। मीन एक्सपेंशन तो खैर हो ही गया है। उसके अलावा मेरा इसमें मेन पॉइंट तो ये है ना कि एक तो इसका वो ओपन क्लोज टेक्निक भी के अकॉर्डिंग भी डाउन है, और प्लस मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ ना जो अपन लोग बेसिक उसमें पढ़ते हैं, बेसिक टेक्निकल में, ये रिवर्सल पैटर्न बना रहा है ऊपर, तो मैं ये देख रहा हूँ। बाकी इस मंथ की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, अगर ये इसको काट के ऊपर निकल जाता तो फिर ठीक है, फिर तो बढ़िया ही है स्ट्रक्चर, बट अभी तक तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है इसका सिस्टम ना। ओके, अभी तक नहीं है, क्योंकि इसमें अभी कुछ महीने पहले ही इसमें मंथली ब्रेकआउट हुआ है, तो ये वीकली भी करेक्शन कर सकता है, डेली भी कर सकता है। अभी तक इसका डेली भी नहीं हुआ है, तो और ये डेली के करेक्शन के पास भी है। डेली तो करना ही चाहिए इसको एक बार, डेली 200। हाँ, अगर ये डेली तो हो ही रहा है, अगर ये डेली नहीं करता ना, यहाँ से 200 को टच नहीं करता और ऐसे निकल जाता ना ऊपर, तो बहुत तेजी से पलटेगा ये कभी भी। बहुत तेजी से क्या होगा सर? वापस पलटेगा ये। ओके राइट सर। यहाँ से करके तो ज्यादा अच्छा है। तरुण सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछो ना यार, बिल्कुल। सर, ये रिलैक्स फुटवेयर का जो चार्ट है उसमें पूरा 1 आवर पे और 2 आवर पे पूरा संगम हो रहा है, मतलब एकदम चारों ओर चिपक के बैठा है। अभी मेरा ख्याल से ये 21 EMA का नीचे से प्राइस ऊपर आ रहा है, 21 EMA का नीचे से आ रहा है, तो अभी शगुन एंट्री लेने का बहुत अच्छा मौका है लग रहा है सर। एक बार आप देख के बता सकते हैं? ये मेरा पर्सनल स्टडी है। कौन सा टाइम फ्रेम बता रहे हो? 1 आवर का कह रहे हो? 1 आवर और 2 आवर्स दोनों में। 1 आवर में तो अच्छा है और 2 आवर्स में थोड़ा सा मतलब तीनों है, एक दूसरा वाला 200 वाला थोड़ा दूर है। नहीं बल्कि 2 आवर में ज्यादा अच्छा है। हाँ सॉरी सर, 2 आवर में ज्यादा अच्छा है, सॉरी 2 आवर में बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये 2 आवर पे भी नहीं है, ये 3 आवर पे भी नहीं है, मतलब ये तो संगम ऊपर के टाइम फ्रेम। इसको डेली पे देखिए, इसको ये शायद डेली का है स्टॉक। 4 आवर या डेली का? 4 आवर ले रहा है, 4 आवर ले रहा है ना ये। नहीं, डेली पे संगम नहीं है सर। 4 आवर है, 4 आवर है इसका। 4 आवर पे इसका। 4 आवर पे तो आपको 21 और 5500 तीनों ही है, 200 तो दूर है। नहीं है, 200 पे प्राइस तो 200 EMA पे आ गया ना, इसका मतलब संगम 4 आवर का चल रहा है। प्राइस मैंने अपनी वीडियो में भी बोला ना ये बात, कि जिस टाइम फ्रेम पे ये 200 पे आ गया है प्राइस, उस टाइम फ्रेम का संगम मानेंगे उसको। ओके। तो इसका मतलब ये ब्लास्ट लेने का चांस है सर? हाँ, एक एंट्री बन सकती है यहाँ पर आपकी। अभी फर्स्ट ट्रांच तो यहाँ ले सकते हो ना? ले सकते हैं, शगुन एंट्री ले सकते हैं हम लोग। हाँ, शगुन एंट्री मैं ले सकता हूँ। ले सकते हो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, यही मेरा डाउट था। ओके जी, थैंक यू। भाई अभी यही चार्ट में जैसे हमने बोला कि शगुन एंट्री ले सकते हैं, तो इसको अगर अपने को हायर टाइम फ्रेम जैसे वीकली या मंथली पे वो कॉर्ड देखने की जरूरत है? एक एंट्री के लिए तो जरूरत नहीं है ना उसकी। शगुन एंट्री तो अपन ले सकते हैं ना कभी भी, बिकॉज अब ये जैसे वीकली कैंडल है। अच्छा, वो 10% ही रहेगा, वैसे भी छोटा ही रहेगा शगुन एंट्री इन द सेंस कि मेरे को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि यार ये पैटर्न अच्छा है, कभी भी ब्लास्ट कर देगा, तो मैं एक एंट्री अगर उसमें डाल दूंगा तो एटलीस्ट मेरी नजर में रहेगा ये। बस वो लॉजिक है इसका, और कुछ नहीं है शगुन एंट्री का मतलब। ठीक है। तरुण जी, हाँ जी, ये आपको इतना EMS का सिखाया किसने, या खुद ही माथा मारा आपने? नहीं यार, मतलब लोग यूजुअली EMS को थोड़ा फैंसी नहीं मानते ना, इसको थोड़ा ऐसे लुक डाउन करते हैं इस पे। अब यार फैंसी माने नहीं माने, अब मुझे क्या, मेरे को तो काम कर रहा है और
पैसे आ रहे हैं, बस बात खत्म। नहीं, वो तो सीखा है मैंने, तो आप- कहीं से सीखा है, खुद से थोड़ी नहीं, खुद से नहीं किया है, सीखा है मैंने भी। मार्केट में बहुत सारी फैंसी चीजें है, लेकिन पैसा जिससे बनेगा वही है ना। कई लोग तो ज्योतिषी की तरह मंडे बाय संडे सेल ऐसे करते हैं, उससे भी पैसा बन जाए तो कल को सब वही फॉलो करना चाहेंगे। राइट जिस चीज से पैसा बन जाए, वो जो चीज काम कर रही है बस उसी फॉलो करिए, बाकी जो लोग बोलते हैं वो उनको बुक लिखने दीजिए। जी सर जब मैं इसे स्टार्ट किया था ना, थोड़े कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मेरे को ईएमएस थोड़ा इंट्यूटिव लगता है कि प्राइस समझ आता नहीं था, इंट्यूटिव वो ईएमएस की लाइनें समझ आती थी ऊपर नीचे, बट मैंने बाकी जो भी जिस भी ग्रुप्स में था ना, उधर ना थोड़ा इसको तवज्जो मिला नहीं कभी। तो मैं सोचता था कि भानु तू गलत जगह तो नहीं जा रहा। जो तवज्जो नहीं दे रहे, वो खुद भी यूज कर रहे हैं। वो सब भी पीछे ऑफलाइन आके हमसे क्वेश्चन पूछ के गए सर, अब क्या बोले, को नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन एक चीज और बोल देते हैं सर कि जो लोग बोलते हैं ना ईएमआई 1 घंटे की वर्थ का नहीं है, उनके लिए ईएमआई इज ऑल अबाउट क्रॉसओवर। और ईएमआई में जो क्रॉसओवर होता है ना, वो नर्सरी की चीज है। यहाँ पे हम ग्रेजुएशन वाली बातें कर रहे हैं, तो हम नर्सरी की चीज से ग्रेजुएशन वाली चीज को कंपेयर करके डिस्टिंग्विश करना थोड़ा गलत है। हम क्रॉसओवर, आपने देखा होगा, अभी तरुण जी ने इतने एग्जाम्पल दिए, आपको कहीं पर 1% भी क्रॉसओवर नहीं दिखा होगा किसी भी चीज का, क्योंकि वो चीज हम नहीं फॉलो करते। अब वो अगर किसी को यूज ही नहीं करना आता है और वो बोलेगा काम नहीं कर रहा, तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर ईएमएस पे हम बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज़ पूछना था कि जैसे तरुण जी आपने जो 20, 50, 100 लिखा, तो इसका पता नहीं, मैंने कहीं देखा था इनका, शायद मुझे पता नहीं था क्यों यूज़ होते थे, मैंने तो ऐसे रैंडम यूज़ कर दिया था किसी को देख के। तो किसी ने कहा था कि 20 इसलिए यूज़ करते हैं कि कन्वेंशनल टर्म्स है कि 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक महीने में, ऐसा सा कुछ लॉजिक होता है। तो वो यही लॉजिक है क्या आपका ये नंबर्स यूज करने का? और अगर ये है तो आप 200 क्यों यूज करते हैं? तो क्योंकि साल में तो 225-30 ट्रेडिंग डेज आ जाते हैं, या आपका हाथ सेट बैठा हुआ है 200 पे? नहीं ऐसा है ना। हाँ चेतन जी दे रहे हैं रिप्लाई। जी देखिए, अब वो 20, 21, 55, 100 जो है, उसमें जो आपने फर्स्ट पार्ट बोला वो तो बिल्कुल सही है। 20 डेज 1 महीना हो जाता है, 50 डेज के आप 2 मंथ्स कवर हो जाते हैं, 100 डेज में आपके 3 मंथ्स कवर हो जाते हैं, 3 to 6 मंथ्स की। 200 जो है ना सर, वो जब कैंडल स्टिक बना था, स्टीव मिसॉन की बुक है उसके ऊपर एक डिटेल में, आप अगर वो कैंडल स्टिक का जब प्राइस एक्शन के फॉर्म में कैंडल स्टिक को यूज करना स्टार्ट किया था, तो जितने भी हेज फंड्स थे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग जापानीज, वो सब 200 ईएमए को यूज करते थे, ये कह के कि 252 डेज होते हैं वर्किंग के, लेकिन उसमें कई सारे हॉलीडेज होते हैं, और अगर एक्चुअल वर्किंग डेज अगर आप काउंट करोगे तो 200 समराइज कर देता है उसको एज अ मीन। तो एज अ मीन सारे लोग चूंकि 200 यूज करते थे, इसीलिए आज भी सारे स्टॉक टेक्निकली 200 के आसपास रेजिस्टेंस लेते हैं। अब जैसे कैंडल स्टिक है फॉर एग्जांपल, अब मैं कहूँ आपको कि बुलिश हैमर कैंडल है, अब आपको अगर पता है वो बुलिश हैमर कैंडल है और मुझे भी पता है, तो शायद हम जब चार्ट पे देखेंगे तो दोनों एक तरीके सेम तरीके से रिएक्शन देंगे। बस यही 200 का हो गया कि पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि 200 पे रेजिस्टेंस लगता है, इसलिए सब उसको एक तरीके का रिएक्शन देते हैं, इसलिए वो चार्ट पे काम करते हैं। सर ये थोड़ा इसके साथ एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये भी तो आ जाती है। मैं तो ये आर्टिकल और ये काफ़ी पढ़ के मैंने सीखा है, कुछ कोर्सेज ने तो फ़ायदा किया नहीं, तो ना ऐसा आर्टिकल्स में लिखा होता था कि एक सिस्टम अगर काफ़ी लोग फॉलो करें तो इवेंचुअली डल डाउन होकर फेल हो जाता है। तो उस और बेसिकली ये मान लो अगर एक ही चीज़ कर रहे हैं तो आपको चंपक बनाया जा सकता है, उसका एसेंस तो ये है ना। तो ये 200 वाले ईएमए, लेकिन 200 वाले ईएमए पे चंपक बनाने के लिए आपको 1 साल के वॉल्यूम को मूव करना पड़ेगा। अच्छा, राइट सर, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। आपको 1 घंटे का मूव करना हो इजी है, 1 हफ्ते का मूव करना इजी है, लेकिन 1 साल के वॉल्यूम को घुमाना इट्स नॉट इजी। राइट सर, बिल्कुल सर मैं एक पॉइंट ऐड करूं यहाँ पे? जी बिल्कुल। 200 ईएमए जो है, दिस इज द लाइन ऑफ हेज फंड्स एंड स्मार्ट मनी। ट्रू। बड़े लोग वहां पे ही खरीदते हैं, जो डिलीवरी वाले जो मेजर इन्वेस्टमेंट होते हैं, 200 इज देयर लाइन, जो वहां पे जो अक्यूमुलेशन हो रहा है वो लोग कर रहे हैं, बाकी पूरा जो है उनके अक्यूमुलेशन के बाद प्राइस मूव होता है। जी हाँ, इनफैक्ट एक हेज फंड का, मैं सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लूंगा, मैंने खुद ने पर्सनली देखा है, वो 200 यूज करते हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल लाइन इंडीड। यस, और चार्ल्स डाउ ने भी 200 तो प्रोमिनेंट पे लाया थैंक्स टू चार्ल्स डाउ।
उनके डाउ थियरी पे तो उन्होंने क्लियर कर लिख के रखा है 200 के नीचे है तो मर गया, 200 के ऊपर है, काम करो। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखोगे मार्क मेनोविनी भी 200 कोर 55 को बहुत वैल्यू देता है। ऑफ कोर्स सर, मैं अभी इंडिया का इस पे मैंने म्यूचुअल फंड्स का तो हम लोगों को तो मिल जाता है ना डिटेल्स, तो मैंने एक बार बैठ के थोड़ा मेहनत किया था। आई टुक आउट सम 13 और 15 फंड्स जिनका जो पोजीशन तो मिल जाता है अपने को एम्फी का वेबसाइट में जाके। मैंने जाके देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम दे वर अक्यूमुलेटिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टॉक वाज बिटवीन 150 एंड 200, मेनी अ टाइम्स इट वाज एट 200, तभी वो लोग ने पोजीशन बनाया है। और उन्होंने जो पोजीशन बना के 3 महीने के बाद स्टॉक रन अप हुआ है कम से कम 15 से 30%। हाँ जी, ये मैंने LIC के उसमें भी देखा है। LIC की पूरी बाइंग 200 के आसपास होती है। हाँ। अच्छा तरुण भाई, मेरा जैसे एक ये था कि अभी जैसा मैं अभी जैसे एक एक्चुअली थैंक्स टू चेतन भाई कि उन्होंने कोई एक थोड़ा T20 और टेस्ट मैच और वनडे का एक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में डाला है। तो मैं एक्चुअली फॉर लॉन्गर टर्म व्हाट आई एम स्टार्टेड डूइंग इट कि आपका वीकली पे आपने जो हेकेनेशी का चार्ट लगाया है ना, तो वीकली अगर हेकेनेशी चार्ट पे मैं 9 SMA हाई कार्ड देता है तो मैं उसमें से एग्जिट कर जाता हूँ इन केस इफ इट इज माय लॉन्ग पोजीशन। और वही स्टॉक जब वो 21 EMA के पास आता है या 18 के पास आता है या 13 के पास आता है, तो वो एक बाइंग बहुत अच्छा बाइंग रेंज होता है फॉर लॉन्गर पीरियड फॉर यू टू एक्यूमुलेट, कि आप जितना एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? अगर आप चार्ट देखोगे तो टाटा पावर, CDSL, भारतीय एयरटेल या फिर आप HFCL देखोगे तो उनका बिहेवियर यही है कि वो 9 SMA काटने के बाद में वो हेकेनेशी वीकली पे वो 13 को सपोर्ट करने आते हैं, या तो 18 को या तो 21 को सपोर्ट करके वो वापस बाउंस मारते हैं। तो क्या हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर वीकली पे 9 SMA उसने काट दिया तो आपकी लॉन्ग पोजीशन कट करके जब वो नीचे आता है सपोर्ट लेने के लिए तब आप उसमें वहां पर एक्यूमुलेशन करना चालू करो, इफ योर व्यू इज लॉन्ग टर्म? सही कह रहे हो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 9 SMA अच्छा काम करता है, उसमें एग्जिट के लिए आप उसको भी यूज कर सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर ये अपने जितने भी मूविंग एवरेज लेते हैं सारे EMA लेते हैं, तो जो लॉन्गर जो बड़े EMA में 200 100 उसको अपने मतलब SMA क्यों नहीं लेते, EMA क्यों लेते हैं? क्योंकि SMA जो है वो थोड़ा लेट रिएक्ट करता है, EMA थोड़ा जल्दी रिएक्ट करता है प्राइस के साथ में। आप दोनों SMA और EMA लगा करके देखना एक बारी, 20 का या 50 का कोई भी दोनों लगा के देखना सिर्फ, तो आपको समझ में आ जाएगा वो प्राइस के साथ जल्दी रिएक्ट करता है EMA। बट सर फिर जो बड़े टाइम फ्रेम जैसे 200 मूविंग एवरेज उसमें ज़्यादा डिफरेंस आएगा सर उसके अंदर EMA और SMA? देखिए SMA और जो EMA है ना सर, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देंगे अगर स्टॉक डल है। लेकिन अगर स्टॉक के लेट्स से अगर आप 200 डेज का एवरेज देख रहे हैं और लास्ट के 30 डेज में बहुत वोलेटाइल रहा है वो स्टॉक, तो SMA उसको कैप्चर नहीं करेगा, EMA कैप्चर कर देगा। तो उस केस में जैसा तरुण जी कह रहे थे वो थोड़ा सा लैगिंग हो जाता है केस टू केस बेसिस, इसीलिए हम EMA प्रेफर करते हैं। ओके। तरुण जी आपका स्क्रीन शेयर है। हाँ, मैं वो 1 मिनट, किसी ने ना क्वेश्चन किया है एक, तो मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ उनको। अभी चैट बॉक्स में मैसेज डाला है, एक मैडम है ग्रुप में, अभी सेशन अटेंड कर रही हैं। उन्होंने बोला है कि मैं कहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट करूँ अगर मैं एकदम बिगनर हूँ तो अभी ना ये जो लास्ट की 6 वीडियो है ना, आप यहाँ से स्टार्ट करना, हाउ टू सिलेक्ट राइट स्टॉक राइट टाइम, आप यहाँ से सिलेक्ट करना इसको। और ये लास्ट की जो 5 वीडियोज़ हैं ये देखना एक बारी। उसके बाद में जब ये 5 वीडियो आप देख लोगे, उसके बाद में एक वीडियो है, ये स्कैनर के ऊपर बना रखा है मैंने, एक स्कैनर बना हुआ है। ये 5 वीडियो देखने के बाद में आपको ये वाला स्कैनर का वीडियो है, मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेंथ, ये वाला वीडियो देखना है। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। वो आंसर देना था मुझे उनको। आपको आंसर मिल गया हो तो आप मेरे को चैट बॉक्स में एक बार बता देना। तो हेलो, हाँ जी पूछो। हाँ सर जी, वो आपका जो चैनल का बुलिश मोमेंटम, हाँ
हाँ वो मैं यूज करता हूँ, अभी तक तो वही यूज करता हूँ। आपने उस पर वीडियो भी बनाया था, उस वक्त एक बात कही थी कि जब वो बुलिश मोमेंटम स्कैन में स्टॉक आ जाएगा तो उस वक्त उसे मत पकड़ना। वो जो 1 आवर पे या 2 आवर पे 200 EMA पे आ जाएगा तब उस वक्त पकड़ना। हाँ तो क्या वो संगम की थ्योरी पे ही था वो स्कैनर? हाँ हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली क्या है ना कि बुलिश मोमेंटम में जिस दिन वो आएगा ना तो एक बड़ी सी कैंडल वो ऑलरेडी बना चुका होगा। हो सकता है कि उसमें हाँ यस यस। हाँ, तो उसके बाद वो बड़ी कैंडल जब बन जाएगी तो वो छोटे टाइम फ्रेम वहाँ पर एक्सपेंड हो जाते हैं। तो फिर वो छोटे टाइम फ्रेम जब वापस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ आप एंट्री कर सकते हो। मतलब उन स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में डाल दो और फिर उससे लोअर टाइम फ्रेम पे जब आपको कॉन्ट्रैक्शन में दिखें वो, तो वहाँ आप उसमें एंट्री कर सकते हो। थैंक यू सर, आपके स्कैनर बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ, अभी स्कैनर के ऊपर भी ना, जैसे मैंने बोला भी था एक वीडियो में, अभी सारे स्कैनर ले करके एक एक स्कैनर पर एक एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, तो उससे और थोड़ा ठीक हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा कि किसको कौन सा स्कैनर यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। तरुण जी, जी सचिन बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जब हम संगम पे कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे आप मतलब आप क्या रेकमेंड करेंगे कि वहाँ पे अगर संगम पे बहुत कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे शुड आई एंटर एट अ मार्केट प्राइस और इट इज ऑलवेज बेटर कि मैं सीधा 200 के हिसाब से ही देखूं कि वहाँ पे अगर टच हो रहा है तो मैं वहीं पे एंट्री लूंगा लिमिट ऑर्डर से? हाँ, वो क्या तो सही रहेगा? फर्स्ट एंट्री के लिए वो भी कर सकते हो आप, मतलब लेकिन उसको फिर ऐसा होता है ना कि 200 पे अगर आज प्राइस 200 पे जिस प्राइस पे है वो ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने बाद भी वो उसी प्राइस पे मिले आपको। एग्जैक्टली मेरा वही थोड़ा कंफ्यूजन था बिकॉज आपके स्कैनर के थ्रू मैंने मतलब अभी जो स्टडी के लिए भी दिए हैं वो भी मैंने देखे, तो कुछ किस यहाँ पे मुझे यही सवाल आया कि वो अगर निकल गए बट मुझे पता नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम वहां पे आएंगे नहीं आएंगे, ब्रेक डाउन होगा या ब्रेक आउट होगा, पता नहीं है। तो बट सिंस इट इज कॉन्ट्रैक्शन तो एनीवेज प्राइस सब बहुत ही एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है। तो एनीवेज अगर मैं मार्केट प्राइस पे भी एंट्री लेता हूँ बहुत कम पोजीशन पे, तो एटलीस्ट देन आगे में जाके उसको मॉनिटर कर सकता हूँ और फिर अगर वो अपसाइड हो रहा है तो उस हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी चेंज करके जैसे आपने बोला मैं डायनेमिकली उसको ट्रीट कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो कर सकते हो आप। फर्स्ट एंट्री तो आप मार्केट प्राइस पे ले सकते हो, फिर उसके बाद में सेकंड एंट्री के लिए आप जीटीडी वगैरह लगा सकते हो उसमें। ओके, थैंक यू। ठीक। तरुण जी, ये वाटिक बाग ये अभी डेली कॉन्ट्रैक्शन पे, इस पे भी इसको अभी शगुन एंट्री बाय कर सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हो आप। ठीक है, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। और कोई क्वेश्चन? तरुण सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे कि अभी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो, जैसे कि ट्राइडेंट है, मैं फिर से एंट्री करना पड़े हमको या करने को मन चाहे तो उसका जो वो स्टॉक जो टाइम फ्रेम पे चलता है, मतलब 200 के नजदीक आता है, तब उसमें एंट्री फिर से किया तो चलेगा? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस स्टॉक को क्यों लेना चाह रहे हो। आप उस स्टॉक को 10% के लिए ट्रेड करना चाह रहे हो, बहुत छोटे टाइम के लिए करना चाह रहे हो, या मीडियम टर्म के लिए करना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा। कि अगर आप मानो ये चाह रहे हो कि ट्राइडेंट का स्टॉक अच्छा है, मुझे अगले 6 महीने के लिए लेना है इसको, तो फिर आप उसको 15 मिनट या 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐड नहीं करोगे, फिर आप उसको एटलीस्ट वेट करोगे 1 आवर के 200 पे आने का, वहां पे संगम बनने का वेट करोगे, वहां पर पोजीशन ऐड करोगे उसमें। अच्छा सर, एक्चुअली वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही चलता है, मतलब अभी मैं देख रहा हूँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 200 EMA के नीचे नहीं जाता है। हाँ, तो बस ये तो अच्छा है ना, अगर आप ऑब्जर्व कर ही रहे हो तो फिर 1 आवर पे आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो जब भी 1 आवर में मिलता है ये।
एक बार आप कंफर्मेशन दे दो तो अच्छा। हाँ नहीं, मैंने बताया ना आपको कि अगर आप ये स्टॉक को लेना चाह रहे हो लंबे टाइम के लिए थोड़ा, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम चूज करोगे ना। 1 आवर पे अब जैसे आप खुद ही बोल रहे हो कि ऑब्जर्व किया आपने, हर बार ये 1 आवर पे आता है और वहां से बाउंस लेता है, तो अब दोबारा जब 1 आवर के 200 पे संगम बनाएगा तो आप ले सकते हो इसको। हाँ। नहीं, वो 1 आवर पे चलता है, ये बात सही है ना सर, ये कंफर्मेशन चाहिए था। हाँ मैं भी देख रहा हूँ 1 आवर पे ही सही बाउंस ले रहा है हर बार, ये सही है परफेक्ट, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। इवन 30 मिनट से भी निकलता है कई बार ना, 1 आवर पे भी नहीं आता है, 30 मिनट को टच करके निकल जाता है ऊपर। हाँ। सही है। तरुण जी, थैंक यू जी। थोड़ा बिगर पिक्चर देंगे, जैसे ट्राइडेंट का एग्जांपल था, ऐसे क्या कारण होता है कि कोई चार्ट्स, अब जैसे कई चार्ट्स होते हैं, जैसे आपने इसको अपने एक फ्रेज भी यूज करते हैं आप कि हाँ एक स्टॉक एक टाइम फ्रेम में काम करता है, तो ऐसा कुछ कारण होता है क्या? मतलब बेसिकली कुछ बड़े प्लेयर्स हैं कि उसको नीचे जाने नहीं दे रहे और उसी 200 के ऊपर 150 के ऊपर वो वापस बाउंस बैक कर जाता है, जैसे ट्राइडेंट में बड़ा अच्छा एविडेंट है। कारण तो कंपनी अच्छी है, उसका धंधा अच्छा है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, यही कारण है बस, और क्या। हाँ वो तो चलो अप ट्रेंड में रहने का कारण है, बट वो एक स्पेसिफिक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर जाता है, तो वो बड़ा ऐसा है ना, बड़ा ऐसे हैरान करने वाली सी बात हो जाती है कि कमाल की बात है कि ऐसा नहीं हो तो रहा है। कंपनी अच्छी है, उसको प्राइस करेक्शन ज़्यादा नहीं करना है, इसीलिए वो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब आपको पता है कि ट्राइडेंट अच्छी कंपनी है, मुझे भी पता है ट्राइडेंट अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं उसको लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको, मेरे को थोड़ा सा भी उसमें करेक्शन मिलेगा प्राइस का तो मैं उसको ले लूँगा ना। तो मेरे जैसे और बहुत लोग हैं, तो उसको 200 पे नहीं आना है, ठीक है। तो ले दे के डिमांड सप्लाई ही है सारा, डिमांड सप्लाई ही तो है, और क्या है। राइट सर। एबीबी देखो ना सर, वो भी कभी 2 आवर से नीचे नहीं आता, अर्ली 2 आवर पे ही करता है ट्रेड। एबीबी तो अभी निकला ही है ना, जस्ट मंथली में 14 साल बाद तो निकला है वो बाहर। 2 आवर पे रहता है, 2 आवर। हाँ वो बिकॉज अभी वो मंथली से इतना टाइम वेट करके निकला है बाहर, तो वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई, प्लीज गाइड मी हाउ टू रन स्कैनर, विच टाइम फ्रेम एनेबल, गिव मी लिंक ऑफ द स्कैनर। वो अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर की बात कर रहे हो तो उसकी वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम एनेबल करना है, कौन सा डिसेबल करना है। राहुल जी आपने मैसेज किया है तो वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हो, उसमें सब बताया हुआ है। सो और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। राहुल जी बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, आप एक बार अपना ऑडियो ऑन करके बात करो। एक काम करिए ना, तो आप जब ये वीडियो की रिकॉर्डिंग डालेंगे यूट्यूब पे, तो राहुल जी को एक बार उससे वॉक थ्रू कर लेने दीजिए, उससे उनको आइडिया आ जाएगा, और फिर वो क्वेश्चन पूछे तो शायद थोड़ी ज्यादा अच्छी है। कुछ स्कैनर के बारे में पूछ रहे हैं, बोले समझ नहीं आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन यूट्यूब पे दिखा दो ना राहुल जी। नहीं वो तो एक मिनट ना, आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते हो तो ऑडियो ऑन करके एक बार बात कर लो ना। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा आपका, जो बात हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या स्कैनर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका? क्या है आप मेरे को बताओ एक बार ही। तरुण जी, विशाल बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। आपका मैंने YouTube वीडियो देखा, उसमें मेरे कुछ फीडबैक हैं। हाँ जी। जैसे आपके 4-5 वीडियो बने ना, उसको आप सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं क्या? वो मैंने अभी प्लेलिस्ट बना दिया मैंने उसका। ओके। हाँ उसका ना मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, एक प्लेलिस्ट में उसके अकॉर्डिंग, जैसे DPL की 2 वीडियोस हैं उसमें, तो वो DPL के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, और संगम के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है। वो वैसे करके कर रहा हूँ मैं, तो इजी रहेगा ना सबके लिए। हाँ, उससे क्या होगा कि एक सीक्वेंस में लोगों को मिल जाएगा। हाँ वो मैंने बना दिया ऑलरेडी, आप जाके चेक करो, वो बना चुका हूँ मैं। हाँ, उसके व्यूज भी उससे बड़े जाएंगे। नहीं ठीक है, अच्छा है सजेशन, बढ़िया, थैंक यू। तरुण भाई और ऑब्जर्वेशन था एग्जिट के रिगार्डिंग, तो आपका जस्ट व्यू जानना था
कि जैसे फॉर एग्जांपल डेली पे हमने एंट्री लिया, चल गया ठीक 20-25-30% का है रिटर्न। तो अभी एग्जिट के लिए जैसे आप बताते हो कि एक टाइम फ्रेम लोअर में अपने को जाना है, तो 4 आवर में जाके अगर वो 200 पे आता है तो वहां पे हम एग्जिट करेंगे। तो उसके कंपैरेटिवली एक और थोड़ा ऑब्जर्व किया था कि अगर मान लीजिए हम नीचे के टाइम फ्रेम हम खेलते हैं 2 मिनट से। साउथ भाई म्यूट कर लेना साउथ। कि अगर नीचे के टाइम फ्रेम पे नहीं भी गए, सेम डेली के टाइम फ्रेम पे ही उसका जो 5 या 8 पीरियड का ईएमए है, जब वो 20 को काटता है नीचे की तरफ और प्राइस का क्लोजिंग भी अगर उन दोनों के नीचे है, तो कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो भी एक गुड एग्जिट पॉइंट होता है, क्योंकि उसके बाद जनरली 10-15% के आसपास का स्लाइड आ जाता है स्टॉक में। हाँ सही है सही कह रहे हो। हाँ वो भी होता है, जैसे अभी महबूब जी ने बोला, उन्होंने 9 SMA बोला, अब आपने ये क्रॉसओवर देखा, तो वो दोनों ही ठीक है। वो सब लोग अपने अपने उस पे कर सकते हैं ना इसकी प्रैक्टिस, जिसको जो सही लगेगा। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। क्योंकि मैं जनरली वैसे ही करता हूँ कि बजाय एक टाइम फ्रेम लोअर जाने के, मैं उसी टाइम फ्रेम पे अगर उसका जो हायर का ईएमए है, जैसे 8 वाला अगर 20 को काट गया और प्राइस दोनों के भी नीचे आ गया, देन आई एग्जिट। हाँ वो ठीक है ना। अब एक्चुअली होता क्या है ना, एग्जिट क्राइटेरिया हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता। अब कोई आदमी है वो रोज रोज मार्केट नहीं देख रहा है, अब उसने कोई ट्रेड लिया है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वो बार बार क्रॉस ओवर पे एंट्री एग्जिट नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए ये ठीक रहता है कि हाँ वो डेली का उसके नीचे का टाइम फ्रेम आप देखो, 200 EM में जब तक होल्ड कर रहा है होल्ड करो उसको। तो कोई आदमी है जो एक्टिवली मार्केट ट्रैक कर रहा है, तो वो इस तरीके से कर सकता है जो आप बता रहे हो, तो वो ठीक है। दोनों ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके। तरुण सर किस चीज का सेशन चल रहा है अभी? किस चीज का सेशन मतलब कोई स्पेशल लर्निंग चल रही है? ना Q&A। अच्छा Q&A चल रहा है। हाँ बताओ क्या हुआ। आपने कंप्लीट नहीं हुआ था क्या? नहीं अभी वापस रखा है, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर, रात को ज्यादा लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे ना। अच्छा। नहीं मुझे लगा कि चेतन सर का कोई है क्या? नहीं Q&A ही है, डिस्कस। टिंकू जी आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। आपको छोड़ के सेशन रख सकते हैं? छोड़ के सेशन कैसे रख सकते हैं? नहीं मुझे आपसे मोमेंटम ट्रेडिंग सीखनी है सर। जब आप बोलो सर उसी दिन स्टार्ट कर देंगे। मैं देखता हूँ सर, कल के बाद प्लान करता हूँ। बिल्कुल। मैं मोमेंटम ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा इधर, कंटिन्यू डेली वाले गेट पे फंसा रहता हूँ। मतलब चल रहा है नो डाउट, लेकिन मुझे एक्चुअली मोमेंटम ट्रेडिंग सीखनी है आपसे। एनी टाइम सर, एनी टाइम। चेतन भाई मुझे भी सिखा देना। पिंकू भाई मैं भी जब आप क्लास लोगे मुझे भी ऐड कर देना। तरुण सर अपने ग्रुप में कोई प्रो बंदा नहीं है क्या जो COT का इंडिकेटर बना सकता है ट्रेडिंग व्यू पे? इंडिकेटर तो ऑलरेडी बना रखा है ना COT का। हाँ बना रखा है ना। ओके ढूंढ लेता हूँ। इंडिकेटर ऑलरेडी है अवेलेबल। सर वो ग्रो विद एवेंजर्स में पोस्ट हैक किया हुआ है क्या सर, वो क्वार्ट वाला? नहीं उसमें पोस्ट नहीं किया है अभी पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा लोगों को समझ अच्छा अच्छे से ओके वहाँ पर दे देंगे फिर। सर यहाँ पे बहुत नए लोग हैं तो सबको साथ में लेके चलने का प्लान है, तो धीरे धीरे सारी चीजें तरुण जी सिक्वेंशियल मैनर में सबके, इसीलिए आज तरुण जी ने Q&A का सेशन रखा है कि नया कंसेप्ट समझाने के पहले वो पुराना कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, तो नए लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और वो सब जो मेहनत हो रही है वो सब वेस्ट चले जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, लेकिन समझ में आए उसी लेवल तक के एट ए टाइम देंगे तो शायद अच्छा रहेगा। चेतन भाई एक रिक्वेस्ट और भी कर दो ना, तरुण भाई को कोई DM नहीं करे नहीं तो। वो उन्होंने करा है, वो काफी परेशान भी हुए कुछ दिनों से। हाँ तो और 2 रिक्वेस्ट है एक्चुअली मेरी, मैं दो हम्बल रिक्वेस्ट है बेसिकली। पहली ये कि आप लोग पेशेंस रखिए, सब कुछ बताया जाएगा आपको, सीक्वेंस में बताया जाएगा। तरुण जी प्रॉपर प्लानिंग करके बहुत मेहनत करके आपको किस लेवल पे समझ में आएगा उस लेवल तक जाकर हैंड होल्डिंग करके दे रहे। तो ट्रस्ट रखिए प्रोसेस पे, जल्दबाजी मत करिए
कई सारे लोग हैं जो एडमिन्स को और तरुण जी को पर्सनली काफ़ी डीएम कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि एक इंसान को समझाने के लिए अगर कंटेंट को फास्ट फॉरवर्ड किया तो जो बाकी लोग हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर छोड़ देंगे बीच में। और इस ग्रुप का मोटो ये है कि सबको समझ में आए, सबका फायदा हो, उस हिसाब से इस ग्रुप की लर्निंग को तरुण जी ने डिज़ाइन किया है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ चीज़ें शेयर की जाएगी, हमारा कोई मोटिव नहीं है पीछे, डोंट वरी। और दूसरा, अगर आपको वाकई में तरुण जी की हार्डवर्क से कुछ हेल्प हो रही है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो उनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो करके वो जब ट्वीट करते हैं यूट्यूब के वीडियोस वगैरह, तो आप उसे रीट्वीट करिए ताकि आप जैसे और भी लोग हैं उन तक उसकी रीच पहुंचे। और दूसरा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यूट्यूब पे कई सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसे लाइक या फिर उस पर कमेंट नहीं करते। उससे यूट्यूब की एल्गोरिदम उसको आगे लोगों को रिकमेंड नहीं करती है। तो अगर आपको कोई कंटेंट किसी का अच्छा दिख रहा है और कोई इंसान इतनी मेहनत करके आपके लिए कुछ बना रहा है विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न, इतना तो एटलीस्ट हम सब कर ही सकते हैं कि उस कंटेंट को लाइक करे और उस पर कमेंट करे ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम उसे हमारे जैसे और लोगों तक के ले जा सके और भी लोगों का भला हो। तो ये दो हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप प्लीज इतनी हेल्प करेंगे तो दैट वुड बी बिग हेल्प टू दिस ग्रुप। एग्जैक्टली मैं भी यही बोलने वाला था जी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी क्वेरी हैं ये तरुण जी बताएं, ये मैं जो आइडिया दे रहा हूँ सही है कि नहीं। अगर मान लो कोई भी वीडियो बनाते हैं तरुण जी और उसमें कुछ क्वेरी आते हैं तो आप दो जगह पोस्ट कर दिया कीजिए, डायरेक्ट डीएम करने की जगह, या तो ट्विटर में या फिर उनके जो वीडियोस हैं उनके नीचे ही आप कमेंट डालकर क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो उससे एक तो इंटरेक्शन भी हो जाएगा, कई लोग को कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर पता होंगे तो आपको वही आंसर मिल जाएगा, और नहीं तो तरुण जी और चेतन जी और बाकी लोग हैं ही हेल्प करने के लिए। ठीक है, नहीं सही है, मैं डाल दूँ। नहीं, बहुत ही अच्छा सजेशन है विशाल जी, थैंक यू। अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, सही है। हाँ, बाकी डीएम वगैरह की जहाँ तक बात रही, इवन मेरे को क्या, ग्रुप में जितने भी एडमिन है किसी को भी आप डीएम वगैरह मत करो, सब लोग अपने अपना बिजी रहते हैं तो ठीक नहीं लगता हो। आप ग्रुप में टैग कर दो। अभी देखो, अभी जैसे वीकेंड पे हम लोग इसको चैट विंडो को ओपन कर रहे हैं ना, तो अभी मैं सोच रहा हूँ ऐसा, या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इसको परमानेंट ओपन कर देंगे बट उसका स्लो मोड ऑन रखेंगे ताकि एकदम से रश ना हो। तो आप लोग जो भी मैसेज करना है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है, ग्रुप में ही करो, डीएम मत करो बिल्कुल भी यार, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। बिकॉज आपको पता है अभी पहले भी एक ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है, उसके अलावा हमारे को खुद का ट्रेडिंग भी करना है, फिर सब लोगों का जॉब भी है, किसी का कुछ और काम है, तो बिज़ी रहते हैं सब, तो वो ठीक नहीं लगता है। आप डीएम करो ना, तो वो मत करना। अच्छा, तो अभी कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो फिर एक बार निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट। सुशांत भाई हेलो। हाँ सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर, वो जो आप गेट फॉर्मेशन बोल रहे हैं ना, वो थोड़ा दिखाएंगे, गेट किसको आप बोल रहे हैं? संगम, वो संगम ही है, एक ही बात है। ओके, उसको आप संगम बोलो, गेट बोलो, एक ही बात है। तरुण जी, एक और है, अगर आप एंटरटेन कर सके मेरा डाउट तो। हाँ। नहीं, मैं स्किप भी कर दूंगा, कोई बात नहीं है। नहीं, बताओ। वही बात सर, वो मैं पुरानी चीजों को सर जल्दी छोड़ता नहीं, तो एक जो आप शक्ति पंप्स पे आपने रिवर्सल गेट वाली बात करी थी, शायद अब चौथी बार ये बात वापस ला रहा हूँ, रिवर्सल गेट वाली। तो वो एक कारण है सर, वो ना मैं क्यों उसे छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि अभी आपसे तो भी सीखने मिला ना, वो चेतन जी वाला एक पैटर्न था, तो वो पैटर्न जो उन्होंने संगम जी के वेबिनार में बताया था, तो वो चीज मैंने नोटिस करी है कि जब भी मैं आपको 2-3 स्टॉक्स के नाम बता देता हूँ, इंडिया निपॉन में भी हुआ है, एवरेडी में भी हुआ है, शक्ति में भी हुआ है, कि जैसे ये चेतन जी वाला पैटर्न भी बनता है और उसी दरमियान वो नीचे से जैसे नीचे से ऊपर को वो रिवर्सल गेट भी बनता है। सो वो आंखों पे सर वही चीज जच गया है ना, तो उसमें वही पसंद आता है मुझे देखना। हाँ, तो कर सकते हो ना उसको, मतलब मना नहीं किया मैंने, लेकिन उसमें होता क्या है ना कि जो रिवर्सल, जैसे अब ये नीचे आया है ऑलरेडी, सीधा ऊपर चला गया ना, अब ये आ रहा है ना वापस नीचे, अब यहाँ पर आकर ये जो बनाएगा ना, यहाँ पर संगम बनाएगा या गेट बनाएगा, कुछ भी बोल लो,
तो वो वाला गेट मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है ट्रेड करने के लिए। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा था आपको, बाकी रिवर्सल तो हम भी प्ले करते हैं, रिवर्सल की आगे कुछ स्ट्रेटजीज भी होती हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा सब लोगों के साथ थोड़ा। और अभी आगे चलते हैं, पहले ये संगम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें सब लोग, फिर रिवर्सल भी प्ले करना सीखेंगे हम। बाकी चेतन जी ने तो वो बताया ही है, उनका हिप हॉप पैटर्न जो संगम वेबिनार में उन्होंने बताया था, वो तो बढ़िया है ना। अच्छा, वो सर ना मैं थोड़ा ना ऐसा हो गया था कि 2-3 महीनों से मैं उस पर बार बार देख रहा था, और फिर आपने कह दिया ना कि वो इतना ज़्यादा प्रोबेबल शायद सक्सेस रेशियो ठीक नहीं है, तो मैं ऐसा पागल सा हो गया था कि भानु मेहनत वेस्ट गई। नहीं मैंने काफी कुछ यार वो एक्चुअली क्या है ना, हर स्टॉक में अलग अलग उसका डिपेंड करता है स्टॉक का, क्योंकि अब को स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम में है। मानो कोई स्टॉक, जैसे अब मैं कैसे बताऊं, कोई डाउन ट्रेंड का स्टॉक। एक मिनट, ये शक्ति पंप में भानु जी, आपने शायद, मुझे नहीं पता, आपने हमारी पहले भी बात हो चुकी है शायद इस बारे में। शक्ति पंप, एक मिनट लगाइए तरुण जी, एक मिनट। सर उसमें बना ना शक्ति पंप में बना है, लेकिन जो उसका टारगेट था वो देखिए आप ऑलरेडी अचीव हो गया। हाँ, टारगेट था, और जब आपका टारगेट अचीव हो गया है ना जी, तो आपको एक बार उससे बाहर निकल जाना है। और तरुण जी जिस गेट की बात कर रहे हो वो उसके बाद बनेगा, आप दोबारा एंट्री वहां ले सकते हो। राइट, तो आपको पूरा हाई भी मिल जाएगा, आप पूरा रन भी ले लोगे, और उसके बाद जब वो गेट बनाएगा तो फिर वहां से, फॉर एग्जांपल ये वीकली है तो 3x तो मिनिमम बनेगा यहाँ से, तो फिर आप 3x के लिए खेल सकते हो। राइट भानु जी, यही सिचुएशन नीचे के तरफ बन रहा है टाइम टेक्नो में, सेम सिचुएशन, बट वहां पे ऊपर का टारगेट बाकी है, इफ यू सी द चार्ट, बट दैट इज व्हाट ए वैलिड थिंग यू वुड लाइक ट्रेड। इसमें क्वालिफाई एज ए हिप हॉप। किसी ने वाटेक वाबक की भी बात की थी सर। हाँ, उसमें भी यही है, सही है। अब हाँ, जैसे उसका डावस ब्रेक होने वाला है। मैंने जो आपको मना किया ना, वो पता है क्यों किया। अब जैसे मानो ये स्टॉक है एक एबन ऑफशोर, ठीक है, अब ये स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, तो अब ये जो नीचे गिरा है, ये सीधा सीधा तो नीचे गिरा नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं संगम बनाता हुआ है। जैसे ये एरिया है इसका, ये भी किसी टाइम फ्रेम का संगम है, और ये डेली टाइम फ्रेम का संगम होगा, या मान लो कोई भी टाइम फ्रेम का संगम होगा, तो ये रिवर्सल वाला ही गेट होगा जो हम बात कर रहे हैं ना, वो रिवर्सल गेट होगा। तो उस गेट को प्ले नहीं कर सकते ना अपन अगर गेट कोई भी प्ले कर रहे हैं, चाहे रिवर्सल गेट हो चाहे नॉर्मल ऊपर से नीचे वाला हो, तो अपने को बड़ा टाइम फ्रेम तो देखना ही है ना कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है स्टॉक का। तो अब ये वाला जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चल रहा है इस तरह के स्टॉक में, इसमें आप कोई भी टाइम फ्रेम का संगम, रिवर्सल वाला संगम प्ले नहीं कर सकते ना, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे कटने की ज़्यादा है वहाँ से। हाँ ठीक है सर, मतलब आप ऊपर का वो भी देखते हो ना, प्रोबेबल टारगेट अगर कुछ है भी या नहीं है। हाँ, तो बड़ा टाइम फ्रेम तो अपने को देखना पड़ेगा ना। ठीक है सर, अगर वो बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में या तो छोटा टाइम फ्रेम में उसको प्ले करेंगे कैसे, करेंगे ही नहीं उसको अपन प्ले तो। जी सर, अब जैसे अब थोड़ा अब समझ आया। हाँ हाँ, तो बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है। जी सर, अंडरस्टूड सर। रुण भाई, ये भी है ना, अभी आपने जो दिखा था उसमें क्या करेक्शन कंप्लीट हो गया दोबारा, फिर भी डाउन ट्रेंड में ही अभी तक वो नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में तो वो डाउन ट्रेंड में ही है ना अभी भी, बड़े टाइम फ्रेम में तो वो अभी भी डाउन ट्रेंड में है। बट ये है कि अपन डेली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं उसको। अब जैसे यहाँ पर ये बना रहा है तो यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन और डेली का गेट बना रहा है। हाँ, डेली का बना रहा है, बट अब फर्क हो गया, डेली पे ही चल रहा है। देखो अब फर्क हो गया ना इसमें, अब ये ऊपर से नीचे वाला गेट बना रहा है। हम जो बात कर रहे थे वो रिवर्सल गेट की बात कर रहे थे कि वो नीचे से जो ऊपर का बनाता है, तो इसको प्ले कर सकते हैं। इसको प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन प्ले करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं भी करूँगा। लेकिन ये कंटिन्यू 200 पे चल रहा है डेली के, इसलिए मोर देन अ ईयर। हाँ हाँ, तो कोई नहीं ना, इसको तो प्ले करेंगे अपन, बिकॉज ये डेली के ऊपर है ना, तो वीकली का 200 तो इसका टारगेट ही है। अब वीकली के 200 पे तो जाना है ना इसको, ये तो पेंडिंग है ना इसका। ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी निफ्टी में सुशांत भाई, निफ्टी में अपन मतलब क्या देखना, क्या पूछना चाह रहे हो आप? व्यू तो मेरा यही है कि अभी ये 4 आवर का संगम बना रहा है, इसमें 4 आवर का संगम बना रहा है। और अगर आप इसके अगले हफ्ते 10 दिन का व्यू देखना पूछना चाह रहे हो तो फिर आपको 30 मिनट या 1 आवर पे आना पड़ेगा।
तो अब ये 1 आवर पे जैसे निकाल के ले गया था ऊपर, अब ये वापस नीचे आया तो 1 आवर का ये संगम बना रहा है यहाँ पर। अब ये अभी अगला वीक हो सकता है और कंसोलिडेशन में निकल जाए, ये वाली रेंज बन जाएगी इसकी ऊपर 17,700-800 और नीचे में 17,400, 300-400 पॉइंट की रेंज में घूमता रहेगा अभी ये अगले हफ्ते 10 दिन, तो ऐसे ही कुछ लग रहा है मेरे को। हाँ नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि नॉर्मली अगर निफ्टी गिरना चालू होता है तो संगम वाले स्टॉक्स भी थोड़े से नीचे आ जाते हैं, मतलब फॉर द वाइडर जनता कि ये सही टाइम होगा क्या, अगर संगम पे स्टॉक मिला तो भी बाय करने का सही टाइम होगा, विल आल्सो डिपेंड ऑन कि निफ्टी क्या कर रहा है। सर अभी जो निफ्टी का जो मूवमेंट है ना, वो उसको आप स्टॉक से अब कंपेयर मत करिए यहाँ से, मतलब अब आने वाले 3 महीने के लिए, क्योंकि होगा क्या, कई सारे स्टॉक अपनी डेली पे करेक्शन कंप्लीट करने तक पहुंच गए, ज्यादा से ज्यादा मे बी 1-1.5 महीना और वो वहां से निकल जाएंगे और निफ्टी की करेक्शन था कि कोई भी मतलब अभी प्ले करने का प्लान कर रहा है, मतलब ट्रेड लेने के लिए, वो प्लान करें इन टर्म्स ऑफ ट्रांचेस, नॉट लाइक द होल ट्रेड एट अ टाइम। यस बिल्कुल। सो वो एक पॉइंट मतलब मैनेज कर सकते हैं एज अ रिस्क मैनेजमेंट। हाँ यस, अभी बात की हमने इसी बारे में ना कि ट्रांचेस में ही लेना है, फुल एंट्री नहीं करनी। सही है। वो हाँ हमने किया। अविरल जी भी कुछ कह रहे थे शायद, अविरल जी कुछ बोल रहे थे आप। करण सर, आप जो वो कह रहे थे ना डेली का गेट बन रहा है मंथली 20, एक एग्जांपल देके थोड़ा बताएंगे, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ मतलब जैसे मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अगर हम कोई गेट देख रहे हैं और अगर आपके सामने 2 गेट आते हैं डेली गेट पे, ये स्टॉक भी है ये स्टॉक भी है, और तो आप उस वाले स्टॉक को चूज करो जो मंथली 20 तक आ चुका है। अंडरस्टूड। एंड मंथली 20 सर एसएमए या ईएमए? ईएमए। Okay. I think Wabag will be a good example for that, if I'm not wrong. कौन सा? वबाग। हाँ वबाग ठीक है, हाँ सही है। तरुण सर, ये जो मंथली 20 ईएमए वाला है, ये इन जनरल है या करंट मार्केट सिचुएशन जब निफ्टी करेक्ट हो रहा है उस केसेस में हम ये करेंगे? नहीं देखो, मंथली 20 और डेली गेट ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये कोई भी मार्केट ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि फिर उस गेट की प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो नीचे नहीं काटेगा, वो डेली से ना वो ले जाएगा वहाँ से आपको ऊपर, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट ठीक है सर। अब ट्रेंड वाला स्टॉक कभी भी मंथली के 20 पे मिले तो उसको लेने का है। सर मंथली 20 में सर मैं डेली का 400 भी तो बोल सकती हूँ ना, दोनों शेयर में। हाँ वही जो अभी वीडियो में भी बताया मैंने, मतलब डेली के 200 के पास में ही मिलेगा वो, थोड़ा ऊपर नीचे। अच्छा तो फिर ऐसा नहीं कि वो 400 को काट के और नीचे जाए वहाँ। अगर वो काट गया तो फिर वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, फिर तो उसको देखना ही नहीं है, फिर तो इसका मतलब वीकली पे जा रहा है वो। फिर तो वो वीकली, हाँ वो फिर तो वो वीकली पे जा रहा है ना सीधा, फिर उसको 2 साल तो लगेंगे। हाँ एक चीज आपने पहले ही बताई, शायद मैं मिस कर रहा हूँ, अगर नीचे 200 को कोई भी स्टॉक काटता है किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम के लिए वो जाएगा नहीं जाएगा, वो शायद इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि उसका जो 20 है वो
200 से 2 बार नीचे अगर काट चुका है, तो आई थिंक यही बताया था सर। ये शायद पिंकू जी ने कुछ इसके बारे में बताया था, अगर वो हैं तो क्लियर कर सकते हैं। सर एक्सिस बैंक अच्छा एग्जांपल है जो आपने बताया ना, मंथली 20 एंड डेली पे संगम। ठीक है ये। सही है, बढ़िया, सही है। थैंक यू। अच्छा तरुण भाई, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है। जैसे अभी कुछ डेटा सेट अगर देखें कि आपका यूएस बॉन्ड की प्राइस हाइक हो रही है, वहाँ पे रेट हाइक हो रही है ना, और कैश मार्केट में अगर हम देखें एफआईआई की सेलिंग, वो भी पिछले जनवरी से लेकर फरवरी तक हर दिन वो पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, यूएस डॉलर की भी प्राइस ऊपर जा रही है, और फिर आपकी ऑयल के भी मैं देख रहा हूँ प्राइस ऊपर की ओर ट्रेंड बना रहा है। तो क्या ऐसे केस में हमें ये जो हम गेट वाले फॉर्मेशन देखते हैं उस समय हमें रुकना चाहिए कुछ दिनों के लिए, या फिर इस तरह के ट्रेंड में भी हम बाई सेल कर सकते हैं? वही बात हम कर रहे हैं ना अभी, कि इस समय बहुत सिलेक्टिव प्ले करने का टाइम है। मतलब ऐसे ही हम कुछ भी नहीं ले सकते, और क्वांटिटी भी थोड़ा कम रखें अभी, तो वो बढ़िया है। मंथली के 20 पे जो स्टॉक आ गए हैं ना उसको, और वो अगर आपको डेली के संगम पे मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पर आप ले सकते हो। और उस डेली के संगम का टाइम भी ऑलमोस्ट अगर कंप्लीट हो गया है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट वो अभी संगम बनाना स्टार्ट किया हो। जिनका टाइम कंप्लीट हो गया है और 5-6 महीने हो गए हैं और मंथली 20 तक वो स्टॉक आ गए हैं, वो स्टॉक आप ले सकते हो। बाकी मार्केट में थोड़ा सा अभी मैं भी बियरिश साइड पे ही हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि सेक्टर के जब मैं चार्ट देख रहा हूँ ना, तो बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो अभी अपनी करेक्शन पेंडिंग छोड़ के गए हुए हैं डेली 200 से, तो उनको भी एक बार को वहाँ पर लौट के आना है। जैसा अभी चेतन जी ने बोला, नेक्स्ट 2 महीने थोड़ा क्रूशियल हैं, मार्च तक का टाइम, अप्रैल तक का टाइम, तो वो मेरे को भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो मैं भी बहुत सिलेक्टिव ही काम कर रहा हूँ अभी। सर निखिल सर, अभी आपने बोला कि डेली टाइम फ्रेम पे संगम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए मोटा मोटी 4 से 5 महीने लगते हैं। तो ये कोई टेंटेटिव टाइम हर टाइम फ्रेम के हिसाब से है, जैसे डेली का आपने बताया 4 से 5 महीने कंप्लीट होने, तो वैसे ही सर हर टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या टेंटेटिव टाइमलाइन रहता है जिसमें हम लोग को ये मालूम पड़ जाता है कि इसका संगम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है? वही बोला ना मैंने अभी, वो आप पीछे चार्ट स्टडी करो पिछले ना, आपको खुद मालूम पड़ेगा। थोड़ा सा आप खुद भी करो तो आपको अच्छा पूरा व्यू मालूम पड़ेगा, हर टाइम फ्रेम का आपको समझ में आ जाएगा। अब पीछे हिस्ट्री देखो चार्ट्स की बैठ करके, आपको क्लियर होगा सब धीरे धीरे। अभी ऑलमोस्ट 2 घंटा अपने को हो गया है, वाइंड अप करें फिर? ये कोई और क्वेश्चन है तो बताओ। अरे वो क्रेब्स बायो का डिस्कस कर लिया क्या? नेट चला गया था मेरा। हाँ वो मैं बता रहा हूँ ना, उसको वो मंथली संगम है यार वो, तो वो डेली पे ना, इसीलिए वो कोई ठीक ठाक सा पैटर्न बना ही नहीं रहा, बिकॉज वो मंथली जोन में है ना अभी, इसका मंथली क्लियर नहीं हुआ अभी। जैसे अभी पहले भी एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था, तो वो भी कोई ट्रेंड ही नहीं है ना उसका, मंथली में साइडवेज पड़ा है जब से 99 से देख रहे हैं हम, तो अभी तक कुछ ट्रेंड ही नहीं है इसके अंदर में, इसीलिए वो डेली पे या वीकली पे कुछ मूव दे नहीं रहा है अच्छे से। ये इस तरह का इसीलिए होता है क्योंकि ऊपर के टाइम फ्रेम में ही कोई ट्रेंड नहीं है, तो फिर वो नीचे में क्या करेगा वो। तो जो पीएसपी देखेंगे, पीएसपी प्रोजेक्ट्स ये तो निकाल गया ऊपर, सही है। ये तो ब्रेकआउट दे गया ना ऊपर कैंडल, अच्छा है तो। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो। बट अभी क्या रिटेस्ट में है कि क्या समझ के वो वापस एक कैंडल आ गई ना ये वीक वाली? हाँ तो अभी तो मंथली रनिंग में ही है ना ये तो, कैंडल रीटेस्ट ही कर रहा है यहाँ पर, अभी तो रनिंग में है। बाकी अभी देखो ना, इसका टाइम भी इतना नहीं हुआ है, अगर मंथली के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इसको, तो अभी 18 से तो करेक्शन चालू हुआ है इसका। करेक्ट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी।
सर ये आपने 9 SMA वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें कि वो 9 SMA के नीचे एक बार क्लोज करता है तो कुछ 7 से 8 कैंडल वो वहां पे बिताता है। तो सर ये अगर इसी रूल के हिसाब से देखें तो हेस्टर बायोसाइंस में सर 200 पे ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट कर चुका है वो, बाकी मंथली में सर अभी उसने इतनी कैंडल्स नहीं दिखाई है, तो क्या सर इसके ऊपर कटने के चांसेस नहीं है अभी और मतलब वेट करना चाहिए इसमें? वो अपन डिस्कस करेंगे ना अपन, वो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये अभी यहाँ डिस्कस नहीं किया इस ग्रुप में, तो उस वहाँ के क्वेश्चन यहाँ मत करो अभी, वो वहाँ डिस्कस करेंगे। सॉरी सर, ओके ओके सॉरी सॉरी। क्योंकि यहाँ पर फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम वहाँ कुछ और बता रहे हैं, फिर वहाँ दूसरा कुछ और सिस्टम आ जाएगा उसके बीच में। ओके ओके सर, सॉरी सर, ये पता नहीं था सर मुझे। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आप ईमानिया में करना, वहाँ डिस्कस करेंगे अपन। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक ठीक। तरुण भाई, स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च, तो ये क्या लगता है, ये संगम माना जाएगा, एंट्री लायक है? अच्छा स्पार्क की बात कर रहे हो। ठीक है, अच्छा है तो ठीक है, बट अभी एंट्री के लिए थोड़ा सा लेट हो गए ना आप, वो 200 से काफी ऊपर निकल गया ना। हाँ, थोड़ा तो लेट हो गया है, बट ये प्रीवियस हाइस थोड़ा सा जो स्विंग हाइस थे वो तो अभी हाल फिलहाल में ब्रेक किए शायद इसने। 1 आवर पे है, ठीक है, यहाँ ले सकते हो, बस स्टॉप लॉस आपका यही है अभी तो 1 आवर का 200, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ओके ओके, कोशिश करोगी आप एंट्री जो हो ना स्टॉक की यहाँ होनी चाहिए अपने को, एटलीस्ट पहली एंट्री, तो इतना ऊपर जाके नहीं। हाँ, पहला स्ट्रेंथ वहीं संगम के आसपास और फिर उसके बाद ये प्राइस ब्रेकआउट के आसपास, क्योंकि यहाँ से भी हम देखें तो मूव कम नहीं है ना, 250 हाँ। 250-60 वाला स्टॉक ऊपर 350 तो हो गया ऑलरेडी। करेक्ट करेक्ट। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है जी, सो वाइंड अप करते हैं। चेतन जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच तरुण जी एंड एवरी अदर पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एज आई हम्बली रिक्वेस्टेड एवरीवन, 2 ही रिक्वेस्ट है आपसे कि ट्विटर पे थोड़ा रीट्वीट करके तरुण जी के ट्वीट की रीच बढ़ाइए और यूट्यूब पे कमेंट्स करके उनके कंटेंट को और शेयर करिए, तो बहुत हेल्प होगी आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर देयर हम्बल टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा मैं।